क्वेश्चन नंबर 38। सर जो ये क्वेश्चन नंबर 38 है ना, ये मास्टर क्वेश्चन है। इसके अंदर आपके एज ए इम्पोर्टर और एज ए एक्सपोर्टर जो जो मनी मार्केट के अंदर कॉन्सेप्ट काम में आने वाले ना, इस क्वेश्चन के अंदर आपके वो सारी कवर हो जाएंगे। तो अपन क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं। मनी मार्केट हेजिंग का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, और इसी क्वेश्चन में पूरा मनी मार्केट हेज आपके कवर हो जाएगा। इसके अलावा अपन ने एक और क्वेश्चन देखा था कि वो एक और क्वेश्चन था हमारे, आई थिंक कहाँ पे गया मनी मार्केट हेजिंग, हमारे क्वेश्चन नंबर 29। तो ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, उसके अंदर वो क्वेश्चन नंबर 29 ऑटोमेटिकली कवर हो रहा है। ठीक है सर। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि एक यूएस बेस्ड कंपनी है, वो रॉ मटेरियल मंगाए उसने यूके से, और उसको इन्वॉइस हुआ, कितना पे करना है उसको 3 महीने बाद, पाउंड 4,80,000 का उसको पेमेंट करना है 3 महीने बाद। और वो ना इंडियन कस्टमर और फ्रांस को भी एक्सपोर्ट करता है, तो वहां से भी कुछ पेमेंट रिसीवेबल होगा। तो क्या क्या रिसीवेबल अपन देखते हैं। इंडियन कस्टमर से पाउंड 1,38,000 रिसीवेबल है 3 महीने बाद, यानी कि उसको 3 महीने बाद पेबल भी है पाउंड और 3 महीने बाद रिसीवेबल भी है पाउंड। तो उसको ना या तो वो नेटिंग कर लेगा, या फिर 1,38,000 जैसे इंडियन कस्टमर से आया तो वो डायरेक्ट उसको पे कर देगा, ले भाई जो भी यूके वाला पर्सन है, तो उसको 1,38,000 की तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसके पास ऑलरेडी 3 महीने बाद आने वाले। तो 4,80,000 माइनस 1,38,000, यानी कि उसको 3,42,000 की हेजिंग की टेंशन होनी चाहिए एज ए इंपोर्टर की, कहीं रेट एक्सचेंज नहीं हो जाए तो उसको ज़्यादा पेमेंट नहीं करना पड़ जाए डॉलर के अंदर। दूसरा ये है कि उसको ना यूरो, फ्रांस से यूरो आने वाले 4 महीने बाद, फ्रांस से क्या आने वाले यूरो 4 महीने बाद 5,90,000 में। तो ये पूछा है कि या तो आप हेजिंग टेक्निक या मार्केट मनी मार्केट हेजिंग टेक्निक से बताइए कि कहाँ से लेना चाहिए उसको, कहाँ से हेज करना चाहिए, कहाँ से हेज नहीं करना चाहिए, कौन सी करेंसी। ठीक है सर। सर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपको करना आता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बड़ा ही ईजी है। अगर मान लेते अपन ना दोनों का अलग अलग करते हैं, एज ए इंपोर्टर का अलग करते हैं, एज ए एक्सपोर्टर का अलग करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं इंपोर्टर वाले केस की। तो अपन को कितने की हेजिंग करनी है, अपन को हेजिंग करनी है 3,42,000 यूरोज की। 3,42,000 यूरोज की अपन को हेजिंग करनी है, अपन को पे करना है। इसलिए तो या तो अपने पास दो ऑप्शन है, या तो फॉरवर्ड मार्केट के अंदर एंटर हो जाओ, 3 महीने फॉरवर्ड रेट अपन को ये दी हुई है, या फिर आप क्या करो मनी मार्केट के अंदर अपने आप को क्या कहते हैं हेज कर लो। तो ठीक है सर, अपन काम चालू करते हैं। सबसे पहले हमारे लिए रेट रिलीवेंट कौन सी होगी, अपन को क्या रेट दी हुई है, अपन को रेट दी हुई है 1 USD इक्वल्स टू पाउंड, यानी कि हमारी बेस करेंसी यूएसडी है। अपन को क्या चाहिए, अपन को पाउंड चाहिए। पाउंड क्यों चाहिए, अपन को पेमेंट करना है, तो अपन को पाउंड बाय करना है। अगर एक करेंसी बाय कर रहे हैं तो दूसरी करेंसी सेल कर रहे हैं, तो अपन क्या कर रहे हैं, सेल, अपन यूएसडी सेल कर रहे हैं, यूएस डॉलर सेल कर रहे हैं। तो जो बेस करेंसी पे होगा ना, एक्शन बेस करेंसी पे लिया जाएगा। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अपन यूएस डॉलर सेल करेंगे। सेल करेंगे तो अपन को कम मिलेंगे, तो कम मिलेंगे तो हमारे लिए अमाउंट ये रिलेवेंट हो जाएगी। तो अपन इसको एक कन्वर्टेबल अमाउंट और बेस करेंसी दोनों अलग अलग है, तो अपन डिवाइड कर देंगे 9520 से, तो हमारी अमाउंट आ जाएगी टोटल 3,42,000 डिवाइड बाई 0.9520, हमारी आ जाएगी 359,243.6 डॉलर। तो अपन को जो पेमेंट करना है, अगर अपन ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू पेमेंट करा तो अपन को इतना पेमेंट करना पड़ेगा। ये देखिए आप, अपन को इतना पेमेंट करना पड़ेगा। मैच हो रहा है 359,244, 359,236। आई थिंक ये पॉइंट्स की वजह से कुछ डिफरेंस, हाँ 243.6, तो ये 44 हो गया। ठीक है सर। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो आपको आता ही है। अब अपन बात करते हैं मनी मार्केट हेजिंग में। मनी मार्केट हेजिंग में अपन बात करते हैं तो हमने क्या कहते हैं, कितना पेमेंट करना है अपन को, 3,42,000 यूरोज का पेमेंट करना है। तो ये अपनी क्या लाइबिलिटी है, तो इस लाइबिलिटी के चक्कर में अपन वहां पे, अगर अपनी लाइबिलिटी है तो अपन वहां पे असेट्स क्रिएट करेंगे, और अपन उतनी असेट्स क्रिएट करेंगे, यानी कि डिपॉजिट करेंगे कि उस पर इंटरेस्ट लग के 3 महीने बाद वो 3,42,000 हो जाए, 3,42,000। तो अपन कौन सी रेट यूज में लेंगे, अपन को कहाँ पेमेंट करना है, अपन को यूके में पेमेंट करना है। तो ये वाली हमारी होगी डिपॉजिट रेट, ये होगी हमारी बोरोइंग रेट। तो अपन कौन सी रेट यूज में लेंगे, अपन ये वाली रेट यूज में लेंगे, क्योंकि अपन को डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट पे अपन को कम इंटरेस्ट मिलता है और अपन को इन्वेस्टिंग में ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, बोरोइंग में अपन को ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, डिपॉजिट में कम मिलता है। तो ये 10% है 3 महीने के हिसाब से, 10 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 3, 2.5%, इसका फैक्टर हो जाएगा 1.025। ठीक है। तो अपन को कितने पाउंड आज जमा कराने हैं, कितने पाउंड आज जमा कराने हैं कि वो 3,42,000 हो जाए। तो अपन को 1.025 से डिवाइड कर देंगे, तो 3,42,000 डिवाइड बाई 1.025, अपन को आज 333,659 इतने पाउंड अपन को आज जमा कराने। देख लीजिए ये आंसर आ रहा है क्या, 339,658। ठीक है, हाँ 1 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है अपने, वो पॉइंट को मैंने राउंड फिगर में 9 में कर दिया था। अपन को इतना पाउंड आज वहां पे डिपॉजिट कराना है। ये देखिए
हमारी ये आंसर आ रहा है कि हमको कितना पाउंड आज डिपॉजिट कराना है। तो अगर अपन को आज इतना पाउंड डिपॉजिट कराना है तो स्पोर्ट से अपन को खरीदना पड़ेगा ना। तो स्पोर्ट से अगर अपन खरीदेंगे तो स्पोर्ट की रेट से खरीदेंगे, ये रेट हमारी रिलेवेंट होगी। और बेस करेंसी अलग अलग है, तो अपन 333,659 में अपन इसका डिवाइड दे देंगे 0.9830। तो हमारे आंसर आ जाएगा, ये अपन ने इससे डिवाइड करा तो हमारा आंसर आ गया। अपन को आज कितने डॉलर की जरूरत है, आज अपन को कितने डॉलर की जरूरत है, $339,429। आज अपन को इतने डॉलर की नीड है कि अपन आज कन्वर्ट करा के यूके मार्केट में डिपॉजिट कराए, तो वो 3 महीने बाद 3,42,000 पाउंड हो जाए कि उससे हमारा ऑटो पे हो जाएगा, हमारी जो लाइबिलिटी है ना उस असेट से सेट ऑफ हो जाएगी और हम यहाँ पे हेज्ड हो जाएंगे। ठीक है सर। अब ये जो करेंसी है ना, अपन ये मान के चलते कि मनी मार्केट के अंदर एक सिंपल सा रूल है कि अपन ना अगर कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपन आज यहाँ पे बोरो कर रहे हैं। अगर अपन कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी कंट्री में तो दूसरी कंट्री के अंदर अपन वहाँ पे बोरो कर रहे हैं, और जहाँ पे अगर अपन बोरो कर रहे हैं तो दूसरी कंट्री में अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अपन ने यूके के अंदर अगर इन्वेस्ट करा है तो ये अपन ने यूएस के अंदर बोरो करा होगा। तो यूएस में अगर बोरो करा होगा तो हमारी क्या रेट लगी होगी, ये वाली 13%। तो 13% का 3 महीने का कितना होता है, 13 × 3 / 12 यानी कि 3.25%। ये 3.25% इसका ब्याज निकलेगा और टोटल अमाउंट हो जाएगी हमारी 3,50,460। तो आप ये दोनों कंपेयर कीजिए, किस में कम आपको पेमेंट देना पड़ रहा है, इसमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में या फिर मनी मार्केट हेजिंग में। तो आपको मनी मार्केट हेजिंग में कम पेमेंट देना पड़ रहा है, तो आप इसके अंदर एंटर हो जाओगे। अब अपन करते हैं एक्सपोर्ट वाले में वही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो आप इजीली कर लोगे। देखिए 5 लाख, एक सेकेंड मैं ये बिगाड़ देता हूँ क्योंकि हमारे इस वाले पार्ट में भी काम आएगा। हाँ, ऐसे क्वेश्चन ऐसे 8 नंबर का पूछ सकता है, पूरा का पूरा मनी मार्केट का कॉन्सेप्ट। फॉरवर्ड इसके अंदर एक यानी कि 2 नंबर का है टोटल, बाकी मनी मार्केट आपके 3 नंबर का, एक्सपोर्टर इंपोर्टर दोनों के केस में हो सकता है। तो ये क्वेश्चन है आपका 8 नंबर का अगर एग्जाम में आता है तो। अगर 5,90,000 अपन को 4 महीने बाद आने वाले असेट्स आने वाली है तो अपन को आज लाइबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी मनी मार्केट हेजिंग में। पर अगर अपन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर ले तो अपन को कितना आने वाले, यूरोस आने वाले अपन को 5,90,000। और आज अपन को क्या रेट दी हुई, 1 यूरो यानी कि यूरो बेस करेंसी है, तो अपने पास यूरो ही आ रहे। तो अपन यूरो को क्या करेंगे, यूरो को अपन सेल करेंगे। तो कम से कम रेट में सेल करेंगे, तो अपन सेल करेंगे 3 मंथ फॉरवर्ड रेट पे 1.9510। तो अपन को हेजिंग टेक्निक मतलब फॉरवर्ड हेजिंग के अंदर इतना रिसीवेबल हो जाएगा, 5,90,000 को इससे इंटू कर लेंगे। ठीक है सर। अब अपन करते हैं मनी मार्केट हेजिंग में। मनी मार्केट हेजिंग में क्या करेंगे, अपन वहां से तो बोरो कर लेंगे, वहां से बोरो करेंगे कि उस अमाउंट पे बोरो करेंगे कि जो इंटरेस्ट एड हो वो हमारी जो लाइबिलिटी क्रिएट हो आफ्टर 4 मंथ वो हमारी असेट्स की इक्वल आ जाए, और इक्वल आ जाए तो हम असेट्स से डायरेक्ट उसका पेमेंट कर देंगे। ठीक है सर। तो हमारे क्या 5,90,000 आने वाले, और अपन वहां से बोरो करेंगे, कहाँ से बोरो करेंगे, फ्रांस से बोरो करेंगे। तो अगर अपन बोरो कर रहे हैं तो अपन कितने परसेंट पे बोरो करेंगे, 16% पे बोरो करेंगे। बोरोइंग रेट हमेशा ज्यादा होती है, तो 16% × 4 / 12 तो हमारे आएगी 5.333%। इसका फैक्टर निकालेंगे तो 1.0533। अब इसको अपन डिवाइड कर देंगे 1.0533, तो हमारी अमाउंट आ जाएगी 5,90,000 / 1.0533। ये हमारे आ जाएगी 5,60,144। यानी कि आज अपन वहां से इतनी अमाउंट बोरो कर लेंगे कि 4 महीने बाद जब इसके ऊपर इंटरेस्ट लग के वो 5,90,000 हो जाएगी, तो जो यूरोस हमारे पास आने वाले उससे हम इसका पेमेंट कर देंगे, या फिर हम फ्रांस वाले कस्टमर को बोल देंगे भाई एक काम कर, तू बैंक के अंदर हमारी लाइबिलिटी का पेमेंट करके आ जा। ठीक है। तो आज अपन को कितना मिलेगा, आज अपन को ये वाली अमाउंट मिलेगी, और इसको अपन अब यूएसए में लेके आएंगे तो हमारी स्पोर्ट रेट ये वाली है, तो अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 1.8890। तो हमारी टोटल अमाउंट हो गई 10,58,113। ये हमारे डॉलर्स रिसीवेबल हो गए। अब इसको पढ़ा तो रखेंगे नहीं, क्योंकि हम अगर 3 महीने पहले लेके आए हैं, 4 महीने पहले लेके आए, तो अपन इसको इन्वेस्ट करेंगे, तो इस रेट पे इन्वेस्ट करेंगे, इस रेट पे डिपॉजिट करेंगे। तो अपन को 11.5%, 11.5 × 4 / 12, तो हमारे फैक्टर आया डिवाइड बाई 100 + 1, हमारे इसका फैक्टर आया मल्टीप्लाई बाई 1.03833। इसको अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे इससे, तो टोटल हमारे डॉलर कितना आना चाहिए वो आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 10,58,113। तो हमारे आएगा 10,98,674। ये हमारे डॉलर हो जाएगा 4 महीने बाद। अगर अपन 4 महीने बाद फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से आते हैं, तो हमारे कितना आ रहा था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से, हमारी ये आ रहा था 11,51,090।
और अभी कितना आ रहा है 10,98,674। तो किसके अंदर ज़्यादा आ रहा है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ज़्यादा आ रहा है। ये देखिए आप मैच कर लीजिए यहाँ पे 10,98,639,674 कुछ पॉइंटों की वजह से हमारा डिफरेंस रहा होगा। तो इसके अंदर क्या ज़्यादा बेटर है, इसके अंदर फॉरवर्ड हेजिंग ज़्यादा बेटर है। आई होप आपको मनी मार्केट पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। सर जो सबसे ईजी टेक्निक्स है ना हेजिंग की, पूरे फॉरेक्स के अंदर जो सबसे इजी टॉपिक्स है ना वो है हेजिंग टेक्निक्स वाले क्वेश्चंस। ठीक है सर, अब अपन बात करते हैं फॉरेक्स में जिनसे सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा फ्यूचर करेंसी और कहते हैं करेंसी ऑप्शन और करेंसी फ्यूचर। ठीक है सर, अपन उस बारे में बात कर लेते हैं और अपन उनके क्वेश्चंस भी सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, करेंसी फ्यूचर सर होता क्या है, अगर अपन इंपोर्टर या एक्सपोर्टर है, या तो अपन इंपोर्टर या एक्सपोर्टर है, अपन को कुछ फ्यूचर डेट पे पेमेंट रिसीव होने वाला है, अपन पेड करने वाले, तो अपन क्या करते हैं डीलर्स के पास जाते हैं और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि भाई मैं ना आज रेट डिसाइड करके जा रहा हूँ आपके पास कि मैं आऊंगा और इस रेट पे आज डिसाइड करके जा रहा हूँ कि इस रेट पे मैं एक्सचेंज करा के चला जाऊंगा, तो उसको अपन फॉरवर्ड रेट बोलते हैं। पर सर होता क्या है कि बैंकर्स के अलावा अगर बैंकर्स से काम करते रहते तो मोनोपोली हो जाती। तो होता है कि गवर्नमेंट ना अलग अलग अथॉरिटीज को इसके लिए क्या कहते हैं ऑथराइज करती रहती है। तो अपार्ट फ्रॉम बैंक जो एक्सचेंज मार्केट होते हैं जैसे एनएससी बीएससी वगैरह, इन्होंने क्या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के लोड साइज मार्केट में इशू करे हुए होते हैं। तो उस पर आके ना कोई इंपोर्टर है, अगर इंपोर्टर को लगता है कि रेट बढ़ने वाली है, इंपोर्टर को क्या लगेगा रेट बढ़ने वाली है तो उसको नुकसान हो जाएगा, तो वो रेट को बाय खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा वहाँ पे करेंसी एक्सचेंज पे। एक्सपोर्टर को लगता है कि कम होने वाली है तो वो सेल करने का कर देगा। तो ये आके क्या स्टॉक एक्सचेंज पे शर्त लगाते हैं, क्या शर्त लगाते हैं, ये शर्त एक जना शर्त लगाएगा बढ़ने का, एक जना शर्त लगाएगा कम होने का। तो इसमें ना दो इंडिविजुअल आपस के अंदर एग्रीमेंट में एंटर्ड होते हैं। पर बीच में कौन होता है, बीच में होता है स्टॉक एक्सचेंज। ये सारी चीजें स्टॉक एक्सचेंज के बाय होती है। अपन रिवीजन लेक्चर तो इसको तो थोड़ा मैं ऊपर से बता रहा हूँ, इन डिटेल आप डेरिवेटिव चैप्टर में पढ़ते हो कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ठीक है सर, एक करेंसी फ्यूचर इज द टाइप ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है, इट इज एग्रीमेंट टू बाय और सेल पर्टिकुलर करेंसी एट फिक्स एक्सचेंज रेट, यानी कि बाय या सेल करेंगे अपन एक फिक्स एक्सचेंज रेट पे, फिक्स डेट पे। फॉरवर्ड में क्या होता था, फॉरवर्ड रेट फिक्स होती थी अपनी, अगर ब्रोकन पीरियड में तो अपन इंटरपोलेशन से निकाल लेते थे। पर वो क्या डेट अपन कुछ भी रख सकते थे, मतलब स्टैंडर्ड ड्यू डेट के अलावा भी अपन कुछ ना कुछ डेट रख सकते थे। इसके केस में क्या होता है, अगर अपन को किसी फ्यूचर डेट पे क्या कहते हैं सेटल करना है, तो यहाँ पे डेट फिक्स्ड होती है। अगर उससे पहले करना है तो आपको वो रिवर्स स्क्वायर ऑफ करने के लिए आपको रिवर्स पोजीशन लेनी पड़ेगी। अगर सेल करा हुआ है तो बाय और बाय करा हुआ है तो सेल। ठीक है सर, दिस कॉन्ट्रैक्ट आर स्टैंडर्डाइज्ड एंड ट्रेंड ऑन द स्टॉक मार्केट लाइक एनएससी बीएससी, ये स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, यानी कि इनके ना जो लॉट साइज होती है ना वो स्टैंडर्ड होती है कि या तो आप $10,000 मिनिमम सेल कर सकते हो, बाय कर सकते हो, या फिर ₹1,00,000, या फिर मतलब या तो रुपीज में होगा या डॉलर में, किसी भी करेंसी में हो सकता है। पर स्टैंडर्डाइज होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट आपको मिनिमम इतने का लेना ही पड़ेगा। आई होप आपने डेरिवेटिव पढ़ा हुआ है तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर नहीं भी पढ़ा हुआ है तो ये मान के चलिए कि जो लोड साइज है वो हमेशा मतलब एक परफेक्ट लोड साइज, यानी कि एक लोड अगर आपको $1,00,000 बेचने या खरीदने तो एक लोड, अगर आपको दो लोड मतलब $2,00,000 लेने बेचने तो दो लोड, अगर $1,00,000 का दिया। अगर सर हमारे को $1,50,000 खरीदने बेचने हैं तो नहीं, फिर आप एक ही ले पाओगे या फिर आप पूरा दो लो, आप 1.5 नहीं ले सकते। ठीक है सर, अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और करेंसी में अपन डिफरेंस देख लेते हैं। ये एनएससी बीएससी में ट्रेड होता है, ये बैंकर के पास होता है। ये हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं, थेरिटिकल है। अब कॉन्ट्रैक्ट साइज और कॉन्ट्रैक्ट जो साइज होती है यानी लॉट साइज होती है और जो डेट होती है सेटलमेंट की वो इसके अंदर फिक्स्ड होती है, इसके अंदर कस्टमाइज हो सकती है एज पर द कस्टमर नीड। ठीक है सर, इसके अंदर मार्क टू मार्केट सेटलमेंट होता है अपने गेन और लॉसेस का, यानी कि मान लो अपन ने सेल करा हुआ है और उसकी रेट क्या हुई कम हो गई, अपन ने सेल करा हुआ है और रेट्स कम हो गई तो मार्क टू मार्केट अपन को देना पड़ेगा। अपन ने बाय करा हुआ है और सेल करा हुआ है और रेट्स कम हो गई तो अपन को ना पेमेंट मिल जाएगा। और अगर अपन ने बाय करा हुआ है और रेटें बढ़ गई तो अपन को क्या कहते हैं जितनी रेटें बढ़ेगी अपन को उतना पैसा हाथों हाथ एक पर्टिकुलर डेट्स में मिलता रहेगा। इसके नो मार्क टू मार्केट सेटलमेंट होता है। आई होप आपको ही मार्क टू मार्केट सेटलमेंट भी आता होगा। एक्चुअली क्या डेरिवेटिव्स के पार्ट है, हमारे फॉरेक्स के पार्ट है नहीं, यहाँ पे फॉरेक्स के कॉन्सेप्ट लगते नहीं। मैं फटाफट इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि आपका डेरिवेटिव अगर पढ़ा हुआ है तो ये रिवाइज हो जाए, नहीं भी पढ़ा हुआ है तो आपको ध्यान में रहे कि होता क्या करके। अब होता क्या है सर, अगर अपन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं ना तो वहाँ पे अपन को कोई इनिशियल मार्जिन नहीं देना पड़ता है। वहाँ पे अपन को क्योंकि वहाँ पे बकायदा एग्रीमेंट हुआ होता है। अगर दोनों में से कोई सी भी पार्टी अगर एग्रीमेंट से मुकरती है ना तो या तो कस्टमर या बैंकर कोर्ट में जाके केस कर सकता है कि भाई ये मुकर गया करके। और वहाँ पे ना बैंकर ना हर किसी को नहीं देते, वहाँ पे ना रेपुटेड पर्सन को ही देते बैंकर्स। यहाँ पे करेंसी
फ्यूचर के अंदर क्या होता है, स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी शर्त लगा सकता है, वो करेंसी मतलब एक्सचेंज किसी को जानता नहीं है, तो एक्सचेंज कल को ये आदमी भाग नहीं जाए, अगर इसको लॉस हो रहा हो तो भाग नहीं जाए। तो हर सर्टेन डेट के लिए हर सर्टेन ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड मार्जिन उनसे इनिशियली लेते हैं कि मान लो अगर इसने किस पर्टिकुलर स्ट्राइक रेट पे या एक्सरसाइज प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है बाइंग का, और अगर रेट कम हो गई तो उसको तो ज़्यादा पे करना पड़ेगा ना, मतलब या तो उसको मिलेगा या उसको पे करना पड़ेगा, तो इनिशियल मार्जिन वो अपने पास रखते हैं, वो ये ना रिफंडेबल होता है कि ये अमाउंट रिफंडेबल होती है, और ये ना अपन इनिशियल यानी स्टार्टिंग ऑफ द ट्रेड में यूज़ में लेते हैं। अब जब अपन इसको स्टार्टिंग ऑफ द ट्रेड में यूज़ में ले रहे हैं और जब अपन इसका ना सेटलमेंट करेंगे ना, तो इसके अंदर हमेशा इंटरेस्ट का इफेक्ट देंगे, क्यों अपन सोचेंगे कि भाई अगर अपन इनिशियल मार्जिन लगा रहे तो कहीं ना कहीं से ब्याज लाके लगा रहे होंगे, तो इसके अंदर अपन इंटरेस्ट का सेटलमेंट देंगे, ऑल दो अपन स्टेप में बात करने वाले। अब सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमेशा एक्चुअल डिलीवरी बेसिस पे होता है। मान लो अपन ने क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट करा था, जब स्पॉट के अंदर $1 इक्वल्स टू 80 था, अपन ने फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट करा था कि $1 इक्वल्स टू मैं 81 में लेके चला जाऊंगा, मैं आऊंगा और 81 में लेके चला जाऊंगा। पर अभी करंट रेट क्या चल रही है, अभी करंट रेट चल रही है $1 इक्वल्स टू 82 रुपीज। तो बैंकर क्या बोलेगा कि देखो तुमने 81 में कॉन्ट्रैक्ट करा था, अभी 82 चल रही है, तो तुम मार्केट से खरीद लो, हम ₹1 तुमको पे कर देते पर डॉलर। तो इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें क्या होता है, वो कहता है कि नहीं आप कैसे भी लाके दो मेरे को, चाहे आप 82 में लाके दो या 80 में लाके दो, मेरे को तो 81 में लेके जाना है। ये होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो हमारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या जो डिफरेंसेस होते हैं, यानी कि अगर 80 रेट 81 पे अपन ने कॉन्ट्रैक्ट करा और आज 82 रेट चल रही है, तो वो बोलेगा कि मेरे को तो केवल डिफरेंस दे दो, मार्केट से खरीद के लिए आना। तो इसके अंदर सारे एक्सचेंज जो होता है डिफरेंस बेसिस पे होता है। सेटलमेंट और एक्सपायरी वाया एक्सचेंज ओनली exchange difference gain or loss is transferred by one party to another party, we take opposite action for the square off। अपन opposite action ले लेते हैं square off करने के लिए। तो अपन यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया था कि अपन ने जब क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट करा था $1 इक्वल्स टू 80 था, उसके बाद ये अपन ने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में डील करी थी तो $1 इक्वल्स टू 81 में करी थी और 82 रेट हो गई। क्या रेट हो गई 82। तो अपन को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में तो क्या है कि वो कहीं से भी खरीद के लाएगा, अपन को 81 में दे देगा, पर फ्यूचर के अंदर क्या करेगा, वो इन दोनों का ये डिफरेंस दे देगा $1 का। अब होता क्या है बहुत बार, हमेशा सर एक चीज ध्यान रखना, जो फ्यूचर में जो स्पॉट रेट होने वाली, अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि आप 3 महीने बाद पहुंच चुके हो या 4 महीने बाद पहुंच चुके हो, यानी कि ना ये अपन को पूरा सिनारियो बता देगा कि स्टार्टिंग में आपने क्या करा था, अब आप यहाँ तक पहुंच चुके हो, तो अपन को रेट दी हुई होगी। तो जो फ्यूचर डेट की जो एक्सपायरी डेट होगी ना, फ्यूचर डेट की जो जब अपन मेच्योरिटी आ रही है तो ड्यू पेमेंट आ रहा है, ड्यू पेमेंट की जो रेट होगी, स्पॉट रेट और मतलब स्पॉट रेट यानी कि जो असली में मार्केट में रेट चल रही है, और एक हमारी $1 की जो करेंसी फ्यूचर यानी कि एक्सचेंज पे रेट चल रही है, वो दोनों सेम भी हो सकती है, वो दोनों अलग अलग भी हो सकती है, वो थोड़ी सी अलग अलग भी हो सकती है। इसमें डिफरेंस आता है, क्यों आता है उस बारे में भी अपन बात करेंगे। तो अगर अपन को ना क्वेश्चन में ये देखिए, ये जो नोट डाला हुआ है मैंने, अगर क्वेश्चन में ना अपन को केवल उस दिन की स्पॉट रेट दी हुई है, अगर अपन को उस दिन की स्पॉट रेट दी हुई है, अपन ये मान के चलेंगे कि जो स्पॉट रेट ड्यू डेट की है वो ना एक्चुअल स्पॉट रेट भी है, और जो फॉरेन करेंसी की एक्सचेंज रेट होनी चाहिए थी, जो फॉरेन करेंसी की एक्सचेंज रेट होनी चाहिए थी ड्यू डेट को, यानी कि जो भी उसके अंदर भी उतार चढ़ाव हुआ होगा, दोनों की सेम है। पर अगर फ्यूचर डेट की, अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की अलग से रेट दी हुई है और स्पॉट रेट की अलग से रेट दी हुई है, तो अपन जो ट्रांजेक्शन होने वाले ना स्पॉट के, तो स्पॉट रेट से करेंगे, और जो फ्यूचर के अंदर फ्लक्चुएशन हुआ है यानी कि जो अपन ने कॉन्ट्रैक्ट करा था और जो आज रेट है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो अपन फ्यूचर रेट के साथ अपन क्या कहते हैं पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रेट ऑफ द ड्यू डेट इज गिवन, अगर गिवन है, नॉट द ड्यू डेट ऑफ स्पॉट रेट, मतलब स्पॉट रेट नहीं, फ्यूचर की। $1 इक्वल्स टू 80 रुपए, तो 81 रुपीज बाई चांस अपन को गिवन होगा, पर अगर अपन को फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की रेट भी गिवन है, ऑल्दो मैं आपको नहीं क्वेश्चन के साथ समझा दूंगा, अपन क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे ना, इसके अंदर दोनों चीज दी हुई है और क्वेश्चन नंबर 34 में केवल एक ही चीज दी हुई है, तो मैं ना क्वेश्चन के साथ और तरीके से समझा दूंगा कि ये चीज होती क्या है, तो आपको ये चीज बाद में काम आने वाली है। तो मैं ये चीज बता रहा हूँ कि अगर फ्यूचर करेंसी का जो अपन ने कॉन्ट्रैक्ट करा है उसकी अगर रेट स्पेसिफिकली दी हुई है, तो अपन स्पॉट रेट को यूज नहीं लेंगे, प्रॉफिट एंड गेन अपन क्या कहते हैं फाइंड आउट करने के लिए। अगर अपन को दोनों की इसकी रेट नहीं दी हुई, केवल स्पॉट दी हुई, तो फिर अपन ये मान के चलेंगे कि स्पॉट में भी ये रेट है और फ्यूचर में भी ये रेट है, फ्यूचर करेंसी की भी, मतलब उस दिन जिस दिन ड्यू डेट है दोनों की रेट सेम है। ठीक है सर, अब इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स होती है, अपन स्टेप्स के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को क्या डिफिकल्टीज आती है कि हमको ना कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लेना है, हमको फ्यूचर को सेल करना है या बाय करना है, मतलब करेंसी का
अपन लॉन्ग पोजीशन लेंगे या शॉर्ट पोजीशन लेंगे, काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है। तो इसके अंदर मैं एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ एक एग्जांपल के साथ, उसके बाद ना ये 2 लाइनें आप याद कर लेना, अपन क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चन के साथ भी समझ लेंगे कि अपन को कैसे करना है। तो बहुत ही ईजी स्टेप से पहला, फर्स्ट आइडेंटिफाई विच करेंसी इज बीइंग ब्रॉट, यानी कि आप सबसे पहले आपको या तो पेमेंट करना है या आपको पेमेंट रिसीव होने वाला है, या तो आप एक करेंसी बाय करेंगे एक करेंसी सेल करेंगे, या तो आप सेल करेंगे बाय करेंगे जिसमें आपको पेमेंट होने वाला है जो रिसीव्ड होने वाली। तो अगर एक करेंसी आप बाय कर रहे हैं तो दूसरी करेंसी आप सेल कर रहे हैं ना, तो देखिए आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए कि कौन सी करेंसी आप बाय करने वाले हो, कौन सी करेंसी आप सेल करने वाले। अगर आप एक इंडियन इंपोर्टर है, अगर आप एक इंडियन इंपोर्टर है तो आपको $1,00,000 पे करना है। आपको $1,00,000 पे करना है, कब पे करना है? फ्यूचर की किसी डेट को। तो इस केस में आपको ना डॉलर पे करना है, तो डॉलर आपको बाय करना पड़ेगा, क्योंकि आप इंडियन कस्टमर हो, आपके पास डॉलर तो पड़ा नहीं होगा, तो आप डॉलर बाय करोगे। तो इस केस के अंदर हमारी क्या है? बाइंग डॉलर, अपन को डॉलर बाय करना है। तो अगर अपन डॉलर बाय कर रहे हैं तो अपन उसका अपोजिट एक्शन रुपीस पे क्या ले रहे हैं? अपन रुपीस को सेल कर रहे हैं, रुपीस को सेल कर रहे हैं। अब देखिए अगर लोड साइज डॉलर में गिवन है, अगर लोड साइज डॉलर में गिवन है और अपन को डॉलर बाय करना है, तो अपन सेम एक्शन ले लेंगे। मतलब जो डॉलर को अपन बाय करने वाले थे तो अपन लोड साइज को भी बाय कर लेंगे। अगर डॉलर में है तो अपन दोनों को बाय कर लेंगे। सेम पोजीशन इस करेंसी में जो एक्शन लेने वाले वही अपन लोड साइज में एक्शन ले लेंगे। अगर अपन रुपीस को सेल करने वाले थे और लोड साइज रुपीस में दी हुई है तो अपन शॉर्ट पोजीशन ले लेंगे। इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है? इसके पीछे का लॉजिक होता है कि जिसका अगर अपन को डॉलर बाय करना है तो अपन को डर क्या है कि कहीं महंगा नहीं हो जाए, तो अपन लोड साइज अगर डॉलर में दी हुई तो अपन बाय कर लेंगे, और रुपीस में अपन को डर क्या रहेगा कि कहीं रुपीस सस्ता नहीं हो जाए तो अपन सेल कर देंगे। तो ये आप याद रख लेना, इफ बाइंग करेंसी जो बाय करने वाले वो सेम है हमारी लोड साइज करेंसी की, जो भी लोड साइज की करेंसी है वो दोनों सेम है। तो जो अपन एक्शन बाय करेंसी में लेने वाले थे, बाय करने वाले थे, वो एक्शन अपन लोड साइज पे ले लेंगे, यानी कि करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लेंगे, लॉन्ग पोजीशन ले लेंगे। आई होप आपको इस एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। उसी केस सेम केस होगा हमारे सेलिंग करेंसी के साथ, कि सेलिंग करेंसी में अपन क्या करेंगे? अगर कोई करेंसी सेल हो रही है वो लोड साइज में गिवन है तो अपन लोड साइज को सेल कर देंगे। ये शॉर्ट ट्रिक है, आप ये याद कर लो कि अगर लोड साइज अपन को बाइंग करेंसी में दी हुई है, किसी करेंसी में दी हुई जो जिसको अपन बाय करने वाले, तो अपन ना लोड साइज को भी बाय कर लेंगे, यानी कि लॉन्ग कर लेंगे। तो अपन ठीक है, आई वो बार बार नहीं बोलूंगा, रिवीजन है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अपन को करना है, एक्चुअली होता है क्या है, 3, 4, 5, 6 बहुत सारे हमारे क्या कहते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के मंथ चल रहे होते हैं कि 1 महीने का 1 महीने बाद सेटल होगा, 2 महीने का 2 महीने बाद सेटल होगा, 3 महीने का 3 महीने बाद सेटल होगा। यूजुअली 2 या 3 महीने, ज्यादा से ज्यादा 4 महीने का होता है। तो अपन को अब सेलेक्ट करना है कि अपन को कौन से मंथ का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेना है, और उसकी डेट सेलेक्ट करनी है, वो जो रेट गिवन होगी ना अपन को उसकी स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस पे अपन को डील करनी है। ठीक है सर, अब अपना आते हैं स्टेप 3। अब अपन को निकालनी लोड साइज। ऑल्दो मैं सारा चीज आपको क्वेश्चन के थ्रू बताने वाला हूं। अब अपन को निकालनी लोड साइज। होती क्या है सर कि लोड साइज फिक्स्ड होती है, लोड साइज हमेशा फिक्स होती है। सपोज करो अपन को ना $1,00,000 एज ए एक्सपोर्टर मिलने वाले, अपन को कितने मिलने वाले? $1,00,000। ठीक है सर, $1,00,000 अपन को मिलने वाले। अब ऐसा है कि जो करेंसी फ्यूचर है उसके अंदर लोड साइज दी हुई अपन को 12,500 की। अपन को क्या दी हुई? 12,500 की। एक बार अगर आपको बाय या सेल कुछ भी करना है, तो 12,500 में करना होगा। $12,500 अपन को क्या दी हुई होगी? $12,500। अपन को रिसीवेबल कितने? अपन को रिसीवेबल है $1,00,000। अपन को रिसीवेबल कितने? $1,00,000। तो अपन डिवाइड कर देंगे, अपन क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे 1,00,000 डिवाइड बाई 12,500। तो टोटल अपन को 8 कॉन्ट्रैक्ट बाय करने पड़ेंगे, 8 लोड साइज बाय करनी पड़ेगी। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बोथ रिस्क अमाउंट एंड लोड साइज। ये जो भी अमाउंट है, ये वाली अमाउंट और लोड साइज, ये दोनों सेम करेंसी में होनी चाहिए। जो अपन ने एग्जांपल लिया था इसके अंदर अपन ने डॉलर का लिया था तो डायरेक्टली डिवाइड हो गई। अगर सेम करेंसी में नहीं है तो अपन को ना लोड साइज कैलकुलेट करने के लिए जो ये करेंसी मान लो अगर रुपीस में गिवन होती, अगर अपन को रुपीस में गिवन होती तो फिर अपन ना लोड साइज रुपीस में निकालते, कैसे? इस एक्सपोजर करेंसी एंड लोड साइज इज डिफरेंट देन कन्वर्ट, अपन को कन्वर्ट करनी पड़ेगी, यानी कि रुपीस में होती 12,500, कन्वर्ट एक्सपोजर करेंसी यानी कि 12,500 यूजिंग स्ट्राइक रेट एक्सरसाइज प्राइस ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की जो भी रेट गिवन होगी। मान लो उस टाइम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की 81 गिवन है और ये अपन को रुपीस में गिवन था, रुपीस में 12,500 नहीं सॉरी, अपन इसको बढ़ा देते, इसको अपन कर देते हैं, ये मान के चलो अपन इसको क्या कर देते हैं 81 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 4, इसको कर देते हैं। हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट जो रुपीस का है वो
500 का है, एक कॉन्ट्रैक्ट हमारा इतने का है। और अपनी एक्सरसाइज प्राइस क्या है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की हमारी एक्सरसाइज प्राइस गिवन होगी 81, तो 81 का अपन डिवाइडेशन दे देंगे। तो अपन को ना टोटल डॉलर में कितना कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है, डिवाइड बाई 81, अपन को कितना 500, ये ना एक लोट कितने का हो गया, एक लोट $500 का हो गया, एक लोट $500 का हो गया, और टोटल $1,00,000 चाहिए, तो 1,00,000 डिवाइड बाई 500, तो हमको ना 200 कॉन्ट्रैक्ट बाय करने पड़ेंगे, अपन को 200 कॉन्ट्रैक्ट बाय करने पड़ेंगे। और क्वेश्चन के साथ आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा बेटर तरीके से। ठीक है सर, एक बार ना मैं स्टेप पढ़ लेता हूँ, स्टेप समझा देता हूँ कि आपको जब क्वेश्चन में बताऊं तो आपको हाँ ऐसा तो सर ने कुछ बोला था। ठीक है, फॉर एंटरिंग इनटू द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वी नीड टू डिपॉजिट इनिशियल, अपन ने ऊपर बात कर ली थी स्टॉक मार्केट में। अब जब अपन इनिशियल मार्जिन डिपॉजिट करा रहे हैं, अगर अपन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो अपन को पैसा कब मिलता, 3 महीने बाद, 4 महीने, 6 महीने बाद, जब भी अपनी ड्यू डेट होती। अगर अपन आज अपन इनिशियल मार्जिन पे कर रहे हैं तो अपन को पेमेंट आज भी क्या कहते हैं कस्टमर से जो मिलने वाला वो 6 महीने बाद या 3 महीने बाद जिस दिन मिलने वाला है, पर इनिशियल मार्जिन तो अपन ने आज जमा कराया ना, नो डाउट वो अपन को रिफंडेबल हो जाएगा, पर अपना पैसा ब्लॉक हो गया। कितने टाइम के लिए ब्लॉक हुआ, जितने टाइम के लिए अपन ने फ्यूचर करेंसी ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट में अपन ने एंटर हुए, तो उसके केस में क्या करना पड़ेगा, इसका इंटरेस्ट भी अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके अंदर अपन को इसका इफेक्ट देना पड़ेगा। अब 5वीं स्टेप क्या होगी, फाइनल स्टेप, या तो आपको पेमेंट करना होगा या फिर आपको पेमेंट रिसीवेबल होगा, या तो आउटफ्लो, इंपोर्टर हो तो आउटफ्लो, या फिर रिसीवेबल होगा। तो होगा क्या, इसमें होता क्या है सर, मैंने ऊपर क्या बात करी थी, जो भी एक्सचेंज डिफरेंस होगा फ्यूचर करेंसी में, जिस रेट पे अपन ने कॉन्ट्रैक्ट करा था और जिस दिन वो रेट चल रही है, जो एक्सचेंज डिफरेंस होगा ना वो हमको डायरेक्ट दे देंगे, भाई एक्सचेंज डिफरेंस ये आप लेके चले जाओ। पर दूसरे केस, इस केस में क्या होता है, वो तो अपन को जो जहां से पेमेंट आने वाला है, जिनको पेमेंट देना है, वो तो अपन जो मार्केट होगा, जो स्पॉट मार्केट होगा, अपन वहां से खरीद के पेमेंट करेंगे, या जो पेमेंट आएगा अपन वहां पे जाके स्क्वायर ऑफ करा के अपन क्या कहते हैं हमारा पैसा लेके आ जाएंगे, कन्वर्ट करा के पैसा लेके आ जाएंगे। वो कम ज्यादा कुछ भी आ सकता है, उससे अपन को मतलब नहीं, वो तो जो अमाउंट आएगी वो आएगी। अगर अपन को पेमेंट करना है मेच्योरिटी या ड्यू डेट की, जो भी स्पॉट रेट होगी, जो टोटल एक्सपोजर होगा करेंसी का, अपन उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इतना एक्चुअल में अपन पेमेंट दे देंगे, एक्चुअल में अपन इतना पेमेंट दे देंगे और इनफ्लो अपन को इतना हो जाएगा। फिर इंटरेस्ट फॉर द इनिशियल मार्जिन, ये ना अपन हमेशा लेस करेंगे। अगर अपन पे कर रहे तो ये भी अपना आउटफ्लो है, इंटरेस्ट पे कर रहे, 6 महीने का इंटरेस्ट पे करा, ये भी अपना आउटफ्लो है। अगर अपना इनफ्लो है तो भी इसको हेज करने के लिए अपन ने करा है, तो ये भी अपना आउटफ्लो है। तो इनिशियल मार्जिन का इंटरेस्ट हमेशा लेस होगा। सर इनिशियल मार्जिन का क्या होगा, इनिशियल मार्जिन का कुछ नहीं होगा, अपन ने पहले बात करी थी, इनिशियल मार्जिन रिफंडेबल होता है, तो वो अपन को वापस रिफंड हो जाएगा। ठीक है, अब अपन को ना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ होगा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अपन को जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ होगा ना, प्रॉफिट होगा तो अपन इसमें ऐड कर देंगे, मतलब रिवर्स इफेक्ट आ जाएगा, लॉस हुआ होगा तो ये भी हमारा आउटफ्लो हो जाएगा, तो टोटल आउटफ्लो हमारा आ जाएगा। यानी कि अगर आउटफ्लो ज्यादा हो रहा होगा, प्रॉफिट हुआ होगा तो आउटफ्लो को हमारे कम कर देगा। ठीक है, अगर लॉस हुआ होगा तो आउटफ्लो को बढ़ा देगा। वैसे अपन देखते हैं इन केस ऑफ इनफ्लोस, इनफ्लो के केस में क्या होगा, हमारे टोटल अमाउंट आई उसमें से लेस हो जाएगा। अगर लॉस हुआ है तो वो ना इनफ्लो को कम कर देगा, यानी लेस, और प्रॉफिट हुआ तो हमारे इनफ्लो को बढ़ा देगा। ठीक है सर, अब अपन ये पढ़ते हैं कि अपन ना प्रॉफिट लॉस कैसे निकालेंगे। इसको ना अपन वेरिएशन मार्जिन भी बोलते हैं, कि वेरिएशन कितना आया, अपन जिस एक्सरसाइज प्राइस पे एंटर हुए थे, आज वो एक्सरसाइज प्राइस कितने की है, आज वो एक्सरसाइज प्राइस की वैल्यू कितने की, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना, उसको अपन वेरिएशन मार्जिन भी बोलते हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर वो पॉजिटिव प्रॉफिट, नेगेटिव है तो लॉस। ठीक है सर, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये कैसे निकालते हैं अपन वेरिएशन मार्जिन, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जितने कॉन्ट्रैक्ट है मल्टीप्लाई बाई लॉट साइज, जो भी लॉट साइज है। अब जो भी फ्यूचर करेंसी की रेट्स में डिफरेंस होगा, फ्यूचर करेंसी की रेट में अपन जिस स्ट्राइक प्राइस पे एंटर हुए थे या जो आज रेट चल रही है, उन दोनों में जो डिफरेंस होगा प्रॉफिट एंड लॉस का, अपन उससे निकाल लेंगे, उससे हमारा टोटल प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। ये मैं क्वेश्चन के साथ और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आपको। नोट, एनी अमाउंट वी एडेड और लेस मस्ट बी इन सेम करेंसी, जो भी अपन एड लेस कर रहे हैं ना वो सेम करेंसी में होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप ना उसको कन्वर्ट कर दो, सबको सेम करेंसी में लेके आ जाओ। अपन इसका क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं अपन इसका। सर क्वेश्चन नंबर 25, सर ये जो क्वेश्चन है ना आईसीआई का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। ये इतनी बार एग्जाम में आया ना, मतलब इवन आई डोंट नो, इतनी बार ये एग्जाम में पूछा है। हर 3 अटेम्प्ट में से 1 अटेम्प्ट में ऐसे ये क्वेश्चन पूछ ही लेता है बच्चों से, कि आओ बच्चों तुमसे क्या कहते हैं जादू दिखाता हूँ, वो ये क्वेश्चन पूछ लेता है। या फिर इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है वो पूछ लेता है, उसके अंदर बस इंडियन मतलब जो करेंसीज की होती है ना, यूएस डॉलर और इंडियन रुपीस, वो चेंज होकर दूसरी करेंसी में हो जाती है। बाकी लगभग वो सेम क्वेश्चन है, एक वहाँ पे ये डिफरेंस है, बाकी सेम टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही बार बार पूछता रहता है। ठीक है सर, अपन ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो
अपन क्या इंडियन एक्सपोर्टर है तो अपन को पेमेंट रिसीवेबल होगा, अपन को 1 करोड़ US डॉलर आने वाले, कब आने वाले, 1 अप्रैल को। आज क्या चल रही, 1 जनवरी, यानी कि 3 महीने बाद आने वाले। ठीक है सर, अपन को 3 महीने बाद पेमेंट आने वाला है। तो अपन को ऑप्शन दिया हुआ है, या तो आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लो, या फ्यूचर करेंसी फ्यूचर कर लो, या नो हेजिंग कर लो। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपको आता है कि आप एंटर हो जाओगे, किस सेट पे एंटर होगे, इस सेट पे एंटर हो जाओगे। ठीक है, आपकी ना क्या कहते हैं, ये रुपीज में दिया हुआ है, ये 1 रुपीज में दिया हुआ है, तो बेस करेंसी हमारी रुपीज हो गई। बेस करेंसी हमारी यहाँ पे रुपीज की प्राइस दी हुई, बेस करेंसी रुपीज हो गई। अपन को डॉलर रिसीवेबल है, दोनों अलग अलग है। कन्वर्टेबल अमाउंट और क्या कहते हैं, हमारी जो रेट गिवन है वो दोनों अलग अलग है। तो अपन क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का हमारे आंसर आ जाएगा। ये देखिए आप, अपन ये डिवाइड कर देंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये अपन डिवाइड कर देंगे और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का हमारे आंसर आ जाएगा। नो हेजिंग में भी अपन ये करेंगे कि उस दिन की जो स्पॉट रेट चल रही होगी उसको 1 करोड़ से इंटू कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे। उस दिन की हमारी ये रेट चल रही है स्पॉट रेट 1 अप्रैल की, अपन ने कोई हेजिंग करी नहीं, तो 1 करोड़ अपन ने डिवाइड कर दिया किससे, स्पॉट 1 अप्रैल की स्पॉट रेट से। अगर अपन हेजिंग नहीं करते तो हमारी ये अमाउंट आ जाएगी। ये दोनों तो आपको आता है। अब अपन मेन टॉपिक पे बात कर लेते हैं, जो कि फ्यूचर करेंसी। तो सबसे पहली स्टेप अपन क्या करेंगे, फ्यूचर करेंसी में जाए या इन तीनों में जाए, अपन को कंपेयर करके बताना है। तो हमारी सबसे पहली स्टेप क्या है, हमारी सबसे पहली स्टेप ये है कि अपन को फ्यूचर करेंसी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बाय करना है या सेल करना है। उसके लिए अपन सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी करेंसी अपन बाय कर रहे हैं, कौन सी करेंसी अपन सेल कर रहे हैं। तो डॉलर अपने पास आने वाले, तो डॉलर अपन सेल करेंगे। क्यों, क्योंकि अपन एक्सपोर्टर है, अपने पास पेमेंट आने वाला है, तो अपन उसको कन्वर्ट करेंगे, डॉलर लेके जाएंगे और रुपीस लेके आएंगे। तो डॉलर को सेल करेंगे अपन, डॉलर सेल करेंगे तो रुपीस को क्या करेंगे, रुपीस को अपन बाय करेंगे, रुपीस को अपन क्या करेंगे, बाय करेंगे। और अपन ने उसमें क्या देखा था हमारे कॉन्सेप्ट में, कि जो एक्शन अपन करेंसी में लेने वाले हैं, अगर उसी करेंसी का अपन को कॉन्ट्रैक्ट साइज दिया हुआ है, सेम एक्शन अपन क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइज में ले लेंगे, तो अपन करेंसी अपन को क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइज किस में दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट साइज अपन को रुपीस में दिया हुआ है। और रुपीस में अपन क्या लेने वाले, रुपीस अपन बाय करने वाले, तो इसको भी अपन बाय कर लेंगे, यानी कि लॉन्ग कर लेंगे। ठीक है सर, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अपन इसको बाय कर लेंगे। आप कौन सी प्राइस पे करेंगे, अपन को दो गिवन है, 1 महीने की भी गिवन है, अपन को 3 महीने की भी गिवन है। तो अपन कौन सी प्राइस पे स्ट्राइक प्राइस पे अपन को पेमेंट कब चाहिए, अपन को 3 महीने बाद चाहिए। तो हमारे लिए रिलेवेंट स्ट्राइक प्राइस कौन सी हो जाएगी, या फिर एक्सरसाइज प्राइस, वो हो जाएगी हमारी 3 मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वाली। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, आज स्पोर्ट क्या चल रही है, आज की स्पोर्ट चल रही है 0.016667, और क्या कहते हैं हमारी 3 महीने बाद की फॉरवर्ड फ्यूचर रेट क्या चल रही है, 0.016118, यानी कि डिफरेंस है। और ऑफकोर्स ये डिफरेंस आपको फॉरवर्ड के अंदर भी देखने को मिल जाता है, और फॉरवर्ड और फ्यूचर करेंसी का भी डिफरेंस है। तो माइनर सा डिफरेंस हर कॉन्ट्रैक्ट या फिर हर हेजिंग के अंदर अलग अलग होता ही है। ठीक है सर, अब अपन क्या करेंगे, अपन ना लोड साइज को बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, इसको अपन लॉन्ग करेंगे। तो अब पहली स्टेप तो हमारी क्लियर हो गई, पहली स्टेप थी कि अपन को पता करना है किसके अंदर लेना है। दूसरी स्टेप अपन को मंथ डिसाइड करना है, तो अपन ने मंथ डिसाइड कर लिया कि अपन को तीसरे महीने के लिए करना है। चौथी स्टेप थी अपन को लोड साइज निकालने, लोड साइज निकालने तो अपन को कितने रिसीवेबल है, अपन को 10 लाख 1 करोड़ डॉलर रिसीवेबल है, अपन को 1 करोड़ डॉलर रिसीवेबल है। अपन ने कॉन्ट्रैक्ट किस पे करा है, अपन ने इस प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट करा है, यानी कि इस प्राइस पे अपने कन्वर्ट होंगे 3 महीने बाद। तो अपन इसको डिवाइड दे देंगे, मतलब रुपीस में और ये डॉलर में बेस करेंसी, तो अपन डिवाइड कर देंगे 0.016118। तो हमारी अमाउंट कितनी आ गई, 1 करोड़ डिवाइड बाई 0.016118, तो ये हमारे आ गई 62 करोड़ 4,24,370, 62 करोड़ 4,24,370, ये हमारी अमाउंट आ गई। यानी कि अपन को ना इतना एक्सपोजर होने वाला है। और अपन को एक लोड साइज कितना का दिया हुआ है, एक लोड साइज अपन को दिया हुआ है 21,000 2 करोड़ 48,16,975 रुपए का। तो अपन इससे डिवाइड कर देंगे 24,816,975, तो अपने आया है 25, मतलब 24.999999, यानी कि इसका मतलब 25 होता है। कैलकुलेट, बस कैलकुलेटर वो 25 कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। सर एक और चीज बता देता हूँ, जब भी अपन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना, इसके अंदर जब लोड साइज निकालेंगे ना, नियरेस्ट अमाउंट में अपन उसको राउंड ऑफ कर लेंगे। अगर ये ना 24.17 आता तो इसको अपन 24 कर देते। अभी ये 24.99 आया तो 25 कर दे। अगर ये 24.51 भी आता ना, तो अपन इसको 25 में राउंड ऑफ कर लेते हैं। ठीक है सर, अपन नियरेस्ट अमाउंट में राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो अपन को कितने कॉन्ट्रैक्ट करने हैं, अपन को 25 कॉन्ट्रैक्ट करने हैं। अपन आंसर से मैच कर लेते हैं कि हमारे 25 कॉन्ट्रैक्ट का आंसर सही आया क्या।
जी सर, ये देखिए हम अपन को कितने कॉन्ट्रैक्ट करने, 25 कॉन्ट्रैक्ट करने। अब अपन को इनिशियल मार्जिन कितना पे करना है, अगर अपन को क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं हो, अगर अपन को क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं हो, इनिशियल मार्जिन दिया हुआ हो, तो अपन ये सपोज करेंगे कि इनिशियल मार्जिन पर लोड साइज है। पर लोड साइज अगर यहाँ पे गिवन होता कि 22,500 फॉर द ऑल लोड साइज ऑफ इनिशियल मार्जिन, तो फिर अपन 22,500 ही लेते हैं। पर अभी क्या 22,500 पर लोड साइज है, तो टोटल 25 लोड साइज ले रहे। तो सर आपने 22,500 क्यों लिया, 17,500 क्यों नहीं लिया? इसमें तो इंटरेस्ट भी कम लग रहा है, क्योंकि अपन 3 महीने वाली रेट यूज में ले रहे, 3 महीने वाली, और अपन को 3 महीने फ्यूचर करेंसी का लेना है, इसलिए 3 महीने वाला अपन यूज में लेंगे। तो 22,500 मल्टीप्लाई बाई 25, उसमें ना 22,500 मल्टीप्लाई, तो इनिशियल मार्जिन अपन को कितना पे करना पड़ेगा, 22,500 मल्टीप्लाई बाई 25, यानी कि अपन को 5,62,500 रुपए इनिशियल मार्जिन पे करना पड़ेगा, जो कि नॉन मतलब जो कि रिफंडेबल होगा, अपन को 3 महीने बाद वापस मिल जाएगा। ठीक है सर, ये दोनों कैलकुलेशन हो गई हमारी। ये देखिए हमारी दोनों कैलकुलेशन हो गई, इनिशियल मार्जिन वाली भी। इनिशियल मार्जिन का जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है वो यहाँ होगा। अब अपन अपनी टेबल से देखते हैं कि अपन को ना रिसीवेबल है या इनफ्लो है आउटफ्लो है। अपन एक्सपोर्टर है तो अपन को इनफ्लो है, अपन को क्या है इनफ्लो। अपन को कितना इनफ्लो है, अपन को 1 करोड़ का इनफ्लो है। अपन को कितने का इनफ्लो है, 1 करोड़ का इनफ्लो है। जब अपने पास 1 करोड़ आएंगे तो होता क्या है कि करेंसी फ्यूचर के अंदर ना, फ्यूचर करेंसी के अंदर स्टॉक एक्सचेंज में अपन 1 करोड़ डॉलर लेके नहीं चले जाते कि भाई ये लो 1 करोड़ डॉलर, हमने तुमसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करा था तो उस रेट के अंदर आप ना एक्सचेंज करके मेरे को दे दो। फ्यूचर करेंसी जो एक्सचेंज मार्केट क्या बोलता है कि देखो आपने जब कॉन्ट्रैक्ट करा था उस टाइम ये रेट थी, अभी रेट ये चल रही है, तो आप ना इसका डिफरेंस ले लो। आपको जो ये एक्सचेंज कराना है ना, ये एक्सचेंज आपको मार्केट से ही कराना पड़ेगा। आप जाओगे मार्केट में और आपको मार्केट से एक्सचेंज कराना पड़ेगा। तो हमारे लिए रिलेवेंट रेट क्या हो जाएगी, जो मार्केट की स्पॉट रेट चल रही होगी। डॉलर 1 करोड़ को अपन मार्केट की स्पॉट रेट से, मार्केट की स्पॉट रेट से अपन क्या कहते हैं कन्वर्ट कर देंगे। तो आज हमारी मार्केट की स्पॉट रेट क्या चल रही है, स्पॉट रेट चल रही है आज के दिन के अप्रैल की 0.016136। तो अपने जो 1 करोड़ आया ना, अपन इससे अपन उसको क्या कहते हैं कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारी अमाउंट आ जाएगी ये देखिए हमारी स्पॉट रेट, और ये 1 करोड़ रुपए आए 0.016136, 0.016136। अब अपन सोचेंगे कि अपन को लॉस तो हुआ है ना, माना कि अपन को क्या कहते हैं मार्केट से अपन ने कन्वर्ट करा के वो अमाउंट ले ली, पर अपन को लॉस हुआ होगा, तो वो लॉस की भरपाई कहाँ से करेंगे? अब वो लॉस की भरपाई करेंगे अपन फ्यूचर करेंसी के पास से, जो प्राइस डिफरेंस रहा होगा अपन उससे भरपाई करेंगे। तो अपन वो अपने पास आएगा, वो अपन को अपन उसके पास जाएंगे, बोलेंगे कि देखो हमने तुमसे कॉन्टेक्ट करा था 0.016118 के अंदर, और आज प्राइस हो गई 0.016136, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है मेरे को वो डिफरेंस दे दो। एटलीस्ट जितने में मैं कॉन्ट्रैक्ट करके गया ना उतना पैसा मेरे को मिल जाए। तो वो बोले कि सुनो ऐसा नहीं होता है, इस रेट में आपकी स्पॉट रेट में जो हमारी फ्यूचर करेंसी की रेट है उसमें थोड़ा सा कुछ डिफरेंस हो सकता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, थोड़ा सा कुछ डिफरेंस हो सकता है। अगर एग्जाम में आपको करेंसी फ्यूचर की एक अलग से रेट दी हुई और आपको स्पॉट रेट की अलग से रेट दी हुई है, तो आपको ना जो ये एडजस्टमेंट होगा फ्यूचर करेंसी की रेट का और इस रेट का आपस में एक्सचेंज होगा, आपस में डिफरेंस कैलकुलेट होगा। अगर आपको कुछ भी नहीं दिया, आपको केवल स्पॉट रेट दी हुई, तो आप ये मान के चलोगे कि करेंसी फ्यूचर की रेट और स्पॉट रेट दोनों उस डे पे सेम हो गई है, उस डे पे वो दोनों सेम हो गई। अभी अपन को सेम अलग अलग दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, अपन को अलग अलग दिया हुआ है, तो अपन क्या करेंगे इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। सर आप कहेंगे ये तो गलत बात हो गई ना, अपन तो इतना इससे कन्वर्ट करा के लाए। मेरी बात सुने, आप इस अमाउंट को भी देखिए, इस अमाउंट को भी देखिए, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं, बस 0.00002 का डिफरेंस है, थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस हो, इतना डिफरेंस रहता है, इतना डिफरेंस, और हमारे अमाउंट में कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है इसका। ठीक है सर, पर आप ऐसा नहीं कि आप एग्जाम में इससे करके आ जाओ, नहीं। अगर एग्जाम में आपको दोनों रेट गिवन है ना, तो आप क्या करोगे 3 मंथ फॉरवर्ड जिस रेट पे एंटर हुए थे, और अगर फ्यूचर करेंसी की उसी दिन की अगर आपको स्पॉट की रेट गिवन है, तो आप इन दोनों में एडजस्ट करोगे, बाकी का सारा कैलकुलेशन आप इस करेंसी में करोगे, स्पॉट की करेंसी में। ठीक है सर, तो अपन डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे तो अपना डिफरेंस कितना आएगा, इसमें से अपन ये माइनस कर देंगे, इतना अपन को मिलना चाहिए ना, क्योंकि अपन ने सेल आउट करा हुआ था, तो अपन को कितना मिलेगा 1.016134 माइनस 0.016118। अपन को पर रुपीज, अपन को पर रुपीज, क्योंकि अपन ने कॉन्ट्रैक्ट किस में करा हुआ है, रुपीज में करा हुआ है, अपन को पर रुपीज कितना प्रॉफिट हुआ, अपन को पर रुपीज कितने डॉलर का प्रॉफिट हुआ, 0.000016 डॉलर का प्रॉफिट हुआ। ये डॉलर है, अपन को पर रुपीज इतने डॉलर का प्रॉफिट हुआ। तो एक लोट साइज में कितने अपने क्या कहते हैं रुपीज थे, एक लोट साइज में अपने 2,48,48,16,975, 2,48,16,975 इतने थे। तो टोटल कितने डॉलर्स का पर लोट बेनिफिट हुआ होगा, तो अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, 2,48,16,975। तो अपन को पर लोट $397
1, इतना प्रॉफिट हुआ है, टोटल 25 लॉट मल्टीप्लाई बाई 25, तो अपन को टोटल कितना प्रॉफिट हुआ, अपन को टोटल प्रॉफिट हुआ 9927 डॉलर, अपन को टोटल इतना प्रॉफिट हुआ, ये देख लीजिए आप 9926.79, इसको मैंने राउंड फिगर में कर लिया था, आप ना डॉट ई अमाउंट में कीजिए 9926.79, 9926.79 डॉलर का प्रॉफिट हुआ अपन को। ठीक है, तो अपन को बोलेंगे कि देखो इतना डिफरेंस आ रहा है तो मेरे को इतने डॉलर आप दे दो, तो वो अपन को ना डॉलर दे देगा उतने कि भाई ठीक है आप इतने डॉलर लेके चले जाओ। तो टोटल अपन को डॉलर कितने रिसीव हो गए, एक तो अपन को 1 करोड़ डॉलर रिसीव हो गए, एक अपन को 9926.79 डॉलर रिसीव हो गए। या तो आप इन दोनों को ऐड करके इस करेंसी से आप क्या कहते हैं कन्वर्टर अमाउंट निकाल लो, या फिर आपने 1 करोड़ का कन्वर्टर अमाउंट ऑलरेडी निकाल दिया, तो आप इस डॉलर को क्या करोगे, इस डॉलर को भी आप कन्वर्ट करोगे ना, 9926.79 को भी कन्वर्ट करोगे, तो आप किस अमाउंट से कन्वर्ट करोगे, इससे कन्वर्ट करोगे, स्पोर्ट से कन्वर्ट करोगे। सर फ्यूचर जो करेंसी फ्यूचर की रेट गिवन है ना, वो तो हमारे केवल जो एक्सचेंज डिफरेंस है उसकी कैलकुलेशन के लिए गिवन है, वो प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए गिवन है। जो एक्चुअल प्रॉफिट लॉस होगा वो हमारे सेट ऑफ होगा किससे, हमारे स्पॉट रेट से। तो अपन ना इसको डिवाइड कर देंगे 0.01636 से, इसको अपन डिवाइड कर देंगे 0.16136 से, तो हमारे आंसर आ जाएगा 6,15,195 रुपए, 6,15,195 रुपए। तो ये अपन को इनफ्लो हुआ, दोनों इनफ्लो हुआ है हमारा, इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब इसमें से एक चीज लेस होगी जो हमेशा लेस होती है, ये वो है इनिशियल मार्जिन का इंटरेस्ट, क्योंकि अपन ने 3 महीने पहले इनिशियल मार्जिन दे दिया था, आज अपन को वापस मिल गया, पर अपन कहीं ना कहीं बोरो करके लाए होंगे ना, तो जो बोरो इंटरेस्ट लगा होगा अपन उसको माइनस कर देंगे, अपन को इंटरेस्ट रेट गी हुई है कितनी, 7%, 22,500 मल्टीप्लाई बाई 25 कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई बाई 3 महीने के लिए डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 7%, अपन ना टोटल इंटरेस्ट लगा 9,843.75, ये देखिए 9,844 टोटल अपने लोड साइज की करेंसी का अमाउंट ये था, इनिशियल मार्जिन का ये था, उसके अंदर अपने 7% इंटरेस्ट लगा, फिर मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 12, ये अमाउंट आ गई। इसको तो अपन लेस कर देंगे, इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारी अमाउंट आ जाएगी। अब इन तीनों को कंपेयर कर लेंगे कि फॉरवर्ड के अंदर अपने ज़्यादा प्रॉफिट है, या फिर फ्यूचर के अंदर ज़्यादा प्रॉफिट है, या फिर नो हेजिंग के अंदर ज़्यादा प्रॉफिट है। जिसमें भी अपने ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा होगा ना, वो टेक्निक अपन बता देंगे कि भाई ये टेक्निक तुमको यूज़ लेनी है। तो यहाँ पे हमने 62 करोड़ आ रहा था, यहाँ पे भी 62 करोड़ आ रहा है कुछ, यहाँ पे ना 1240 रुपये आ रहा था, यहाँ पे अपने आ रहा है 3,37,626, यानी 3,36,000 से ज्यादा पेमेंट आ रहा है। नो हेजिंग में तो अपने 61 करोड़ 97 लाख के आ रहा है, यानी कि यहाँ पे तो और कम आ रहा है। तो सबसे बेस्ट क्या है, सबसे बेस्ट है अपने करेंसी फ्यूचर। द मोस्ट ऑप्शन वुड बी हेज विद द फ्यूचर्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन होता है सर ये, और एग्जाम में रिपीटेटिव बेसिस पे आता ही रहता है, अब अपन दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। ये क्वेश्चन नंबर 41 है, सेम क्वेश्चन है सर, सेम क्वेश्चन है, बस इसके अंदर मेरे को आपको एक दो चीज बतानी है, वो मैं बता देता हूं। ये अपना क्वेश्चन नंबर 41 सेम ये कह रहा है कि या तो आप फ्यूचर से करो, फॉरवर्ड से करो, या फिर फ्यूचर से करो। दो चीजें अपन को दी हुई, ऊपर गिवन होगी कहीं पे, और यहाँ पे 6 मंथ की क्रेडिट गिवन है। यहाँ पे केवल और केवल हमारी जो करेंसी है ना वो चेंज हो गई है, वहां पे रुपीज और डॉलर था, यहाँ पे पाउंड और यूरो है। ठीक है, तो आपको सेम करना है। यहाँ पे बस मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, ये देखिए स्पॉट रेट एंड 6 मंथ फ्यूचर रेट, ये आपको दोनों ना गिवन है, ये दोनों ही आपको गिवन है, यानी कि उस दिन 6 महीने बाद स्पॉट की रेट और फ्यूचर की रेट दोनों सेम है। तो जहाँ पे अपन ना हर चीज के लिए इस क्वेश्चन में 31 क्वेश्चन के अंदर फ्यूचर रेट अलग यूज कर रहे थे, वो मार्जिन निकालने के लिए, प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए डॉलर के अंदर, और फिर अपन स्पॉट रेट से अपन उसको कैलकुलेशन कर रहे थे। यहाँ पे वो कैलकुलेशन नहीं है, यहाँ पे ये दोनों सेम रेट है, बस यही डिफरेंस है, इसके अलावा कुछ भी डिफरेंस नहीं है। उसके अलावा कुछ भी डिफरेंस, हाँ एक ये प्रीमियम वाला डिफरेंस है कि अपन को 6 मंथ फॉरवर्ड प्रीमियम दिया हुआ है, तो जैसे लास्ट दो डिजिट में प्रीमियम में, स्पॉट में अपन ऐड कर देंगे, तो लास्ट के डिजिट में ऐड करके अपन ये करेंसी निकाल लेंगे कि फॉरवर्ड की करेंसी क्या होने वाली, फॉरवर्ड प्रीमियम की। इसके अलावा और कुछ भी इसके अंदर क्या कहते हैं दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है, पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन है, करेंसी चेंज है। अब अपन क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं,
क्वेश्चन नंबर 34। अगर आपको ये क्वेश्चन में कोई डाउट आए तो आप ना मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको वहां पे बता दूंगा। वैसे कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 34, अपन ना जो क्वेश्चन नंबर 41 और जो क्वेश्चन नंबर 25 था, दोनों के अंदर ना क्या कर रहे थे अपन, बाय पोजीशन ले रहे थे। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये सेल पोजीशन का है, शॉर्ट पोजीशन का है, इसलिए अपन ये कर रहे हैं। वरना इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं, सबसे रद्दी क्वेश्चन है, और ये तो एग्जाम में पूछता भी नहीं, ऐसे ही पूछेगा। तो वो जो मैंने आपको सोल्व करवाया था रुपीज और डॉलर वाला, वो पूछ लेगा, या फिर सेकंड वाला पूछ लेगा। करेंसी सेम क्वेश्चन है, बस करेंसी और वो फॉरवर्ड प्रीमियम और स्पॉट रेट का डिफरेंस है, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है सर। अब आई थिंक जो पेपर 30 मार्क्स का जो एमसीक्यूज आता है, तो हो सकता है ऐसे आपको वो वाला क्वेश्चन जो सेकंड वाला जो 41 है वो 6 नंबर में पूछ ले। अगर 8 नंबर में पूछना रहा तो जो 25 था जो अपन ने सोल्व करा था रुपीज और डॉलर वाला, तो वो पूछ ले। ठीक है सर। तो क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 ये क्या कह रहा है कि अपन को ना 4 लाख डॉलर की रिसीवेबल होने वाली 3 महीने बाद, 3 महीने बाद 4 लाख डॉलर की रिसीवेबल होने वाली। तो अपन डॉलर क्या करेंगे, डॉलर अपन क्या करेंगे, डॉलर सेल करेंगे, क्योंकि अपन को रिसीव होने वाला है तो रुपीस चाहिए, और रुपीस अपन क्या करेंगे, रुपीस अपन बाय करेंगे। और अपन को लोड साइज किस में दी हुई, डॉलर में दी हुई है। सर अपन क्या करेंगे, जो डॉलर पे एक्शन लेने वाले वही लोड साइज में लेने वाले, तो लोड साइज भी अपन शॉर्ट कर देंगे, अपन सेल कर देंगे। ठीक है सर, यही था, इसके अंदर कुछ भी नहीं था, लोड साइज अपन सोल्व कर देंगे। बाकी वो का वही क्वेश्चन है। ये देखिए अपन कितने लोड साइज, 4 लाख टोटल है डॉलर रिसीवेबल, 1,000 डॉलर अपने क्या कहते हैं लोड साइज है, तो टोटल 400 कॉन्ट्रैक्ट अपन कर देंगे। 400 कॉन्ट्रैक्ट अपन को मार्जिन कितना देना है, अपन को मार्जिन कितना देना है, मार्जिन कितना देना है, कुछ गिवन है क्या, कंपनी $1,000 मार्जिन का कोई अमाउंट गिवन है क्या, दिया हुआ है स्पॉट करेंसी क्लोज पोजीशन, अपन को पोजीशन क्लोज मार्जिन कुछ भी नहीं दिया हुआ है क्या। सर अपन को ना मार्जिन कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो इसमें ना अपन को मार्जिन की इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी नहीं करनी है। जब दिया हुआ ही नहीं है तो अपन जबरदस्ती करेंगे क्या। बाकी आप प्राइस डिफरेंस निकाल लेना। जैसे अपन ने ना 45 स्पोर्ट रेट क्या चल रही थी, स्पोर्ट फ्यूचर की चल रही थी 44, और अपनी कॉन्ट्रैक्ट क्या चल रही थी, कॉन्ट्रैक्ट साइज चल रही थी 45। अपन ने कितने पे सेल करा, अपन ने 45 में सेल करा। अपन ने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को 45 में सेल करा, और आफ्टर जब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या कहते हैं 3 महीने बाद क्या हुआ, पोजीशन ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है वो है 44.50, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है 44, और स्पोर्ट की भी 44.50 है। तो अपन ने 45 में सेल करा और अभी 44.50 हो गई, यानी कि अपन उल्टी पोजीशन लेंगे, यानी बाय करेंगे। तो अपन को कितना प्रॉफिट हो गया, अपन ने सेल ज्यादा में करा और बाय कम में करा, तो अपन को ना पर डॉलर अपन को प्रॉफिट हो गया 0.50 का, और टोटल अपन को 4 लाख डॉलर मिलने वाले थे, 4 लाख डॉलर मिलने वाले थे। तो अपन को कितना प्रॉफिट हो गया, 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.5, अपन को 2 लाख का प्रॉफिट हो गया। ये अपन को यहाँ पे 2 लाख का प्रॉफिट हो गया। ठीक है सर, अपन को रिसीवेबल हो गया 4 लाख डॉलर, 4 लाख डॉलर आज की रेट से अपन इसको कन्वर्ट करा देंगे मल्टीप्लाई बाय 44.50, अपन को टोटल 1 करोड़ नहीं सॉरी 21 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 1,78,00,000 रुपीज। ये देखिए 44.50 से अपन कन्वर्ट करा देंगे इसको 1,78,00,000 रुपीज, उसमें 2 लाख ऐड कर देंगे, यानी कि टोटल 1,80,00,000 रुपए। तो अपन को ऑन एन एवरेज $1 का कितना पड़ा, 4 लाख डॉलर आए, उसको कन्वर्ट कराने के बाद 1,80,00,000 बचे, तो हमने ऑन एन एवरेज $1.45 का पड़ा। ये अगर आपके आया ना तो एमसीक्यूज में आएगा 2-3 नंबर का, इसमें तो इनिशियल मार्जिन का भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था। तो हमारा ना करेंसी फ्यूचर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। करेंसी ऑप्शन सर जितने भी हमारे हेजिंग टेक्निक्स है ना, उसके अंदर अब लास्ट हेजिंग टेक्निक जो सबसे इंपॉर्टेंट है अपन उसके बारे में बात कर रहे हैं। एक्चुअली इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो जो टाइप 1 है वो क्वेश्चन नंबर 39 है, और जो टाइप 2 क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 40 है। बेसिकली इस ये जो क्वेश्चन नंबर 33 और क्वेश्चन नंबर 36 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 40 जैसे ही है, कुछ कुछ चीजों का चेंजेस है जो मैं आपको बता दूंगा, बाकी सेम क्वेश्चन नंबर 40 जैसा है, तो अपन इन क्वेश्चन को भी डिटेल में रिवाइज कर लेंगे। अब अपन बात करते हैं कि सर करेंसी ऑप्शन क्या होता है। करेंसी ऑप्शन क्या होता है, उससे पहले बात करने से पहले अपन एक बात करते हैं। मान लो अपन एक एक्सपोर्टर है तो अपन को एक पेमेंट आने वाला था, अपन को कितना पेमेंट आने वाला था, $1 लाख का पेमेंट आने वाला था। ठीक है सर, $1 लाख का पेमेंट आने वाला था। तो अपन ने क्या करा, फॉरवर्ड मार्केट में फ्यूचर मार्केट में कहीं तो अपन ने क्या करा, एग्रीमेंट कर लिया। तो अपन ने क्या एग्रीमेंट करा, अपन ने एग्रीमेंट करा कि मैं आऊंगा और $1 को कितने में एक्सचेंज करा के चला जाऊंगा, 80 रुपीज में एक्सचेंज करा के चला जाऊंगा, यानी कि मैं डॉलर सेल कर दूंगा और रुपीज लेके चला जाऊंगा। ठीक है, अगर मार्केट में रेट 82 हो गई, अगर मार्केट में रेट 82 हो गई
तो भी अपन को एग्जीक्यूट कराना पड़ता हो। अपन को कितने रुपए मिलते हैं? अपन को 80 के हिसाब से 80 लाख रुपए मिलते हैं, क्योंकि अपन ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या क्या कहते हैं करेंसी फ्यूचर करवा रखा है। करेंसी फ्यूचर में अपन क्या करते हैं, 82 लाख रुपीज में लेते, जो भी डिफरेंस अपन को वो पेड कर देता, तो इफेक्टिवली अपन को 80 लाख रुपए का ही पड़ता। सॉरी, अपन को ना 2 लाख रुपए पेमेंट करना पड़ जाता। अपन ना 82 लाख रुपीज में स्पॉट पे बेचते, यहाँ पे अपन ने कॉन्ट्रैक्ट 80 में करवाता, तो 2 लाख रुपए का अपन को पेमेंट करना पड़ जाता। ठीक है सर। अगर ये 78 हो जाता, तो अगर ये $1 82 के बजाय, अगर $1 82 के बजाय 78 हो जाता, तो अपन क्या करते हैं, फिर भी अपन 80 लाख रुपए में क्या कहते हैं राइट एग्जीक्यूट करते हैं। अपन ये थोड़ी ना करते कि अपन मार्केट में 78 लाख रुपीस में जाके कर लेते, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में अपन 80 लाख रुपए लेके घर चले जाते कि भाई फायदा हो गया, 2 लाख बच गए। वही करेंसी फ्यूचर के अंदर अपन क्या करते, मार्केट में जाते, $1 लाख बेचते और अपन 78 लाख रुपीस घर पे लेके आ जाते। पर ये जो 2 लाख का डिफरेंस है ना, अपन ने करेंसी फ्यूचर में भी कॉन्ट्रैक्ट करा हो, तो अपन को वहां से मिल जाते हो इफेक्टिवली अपन को 80 लाख रुपीस मिल जाते हैं। ठीक है सर। इंपोर्टर के केस में क्या होता है, वही उल्टा, $1 लाख देने, अपन ने क्या करा, अपन ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 80 रुपए में। अगर रेट 78 हो गई, अगर रेट 78 हो गई, फिर भी अपन को ना 80 के अंदर खरीदना पड़ता, 80 के अंदर $1 खरीदना पड़ता, 80 लाख में $1 लाख खरीदने पड़ते। अगर 82 हो गई, अगर 82 हो गई तो भी अपन को फायदा हो जाता और अपन को केवल 80 में ही खरीदना पड़ता डॉलर, और अपन को ना 80 लाख में $1 लाख, यहाँ पे 2 लाख रुपए का फायदा हो जाता। तो अब बेटे बेटे हमारे दिमाग में ख्याल आया कि ऐसा नहीं हो सकता कि जब केवल एक्सपोर्टर को फायदा हो रहा हो, एक्सपोर्टर को फायदा हो रहा हो जब वो 82 लाख रुपीज में सेल कर पा रहा हो, या इंपोर्टर को फायदा हो रहा हो जब वो 78 लाख रुपीज में ही बाय कर पा रहा हो $1 लाख। एक्सपोर्टर तो क्या 82 लाख रुपीज में सेल कर पा रहा हो मार्केट में, और इंपोर्टर 78 लाख रुपीज में बाय कर पा रहा हो, तो अपन जो कॉन्ट्रैक्ट करा अपन उसको लैप्स कर दे। ऐसा कोई ऑप्शन होता है क्या हमारे पास? तो सर जो ऑप्शन होता है ना, वो देता है करेंसी ऑप्शन। करेंसी ऑप्शन इकलौती ऐसी हेजिंग टेक्निक है जो ऑप्शन के बायर है ना, उनको एक राइट देता है, उनको एक राइट देता है, या तो आप एक्सरसाइज कर लो या फिर आप लैप्स कर लो, या आपके ऊपर है कि आपको बेनिफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो सर 2 टाइप के ऑप्शंस होते हैं। सर मेरे को एक चीज बताइए, इतना दयावान को कौन हो गया जो अपन को ये ऑप्शंस दे रहा है कि भाई तुम्हारे को फायदा हो रहा है तो तुम एग्जीक्यूट कर लो, अगर तुमको फायदा नहीं हो रहा है तो तुम लैप्स कर दो। सर इतना दयावान कोई नहीं हुआ है। एक्चुअली होता है क्या है, इसके बदले ना ये प्रीमियम चार्ज करते हैं, ये राइट देने के बदले में ये एक प्रीमियम चार्ज करते हैं कि बोलते हैं कि अगर तुमको फायदा हो गया तो तुम ये एग्जीक्यूट कर लेना, अगर नहीं हुआ तो मत करना। उनकी कमाई क्या हो गई, उनकी मेन कमाई हो गई उनका प्रीमियम, वो जो प्रीमियम। और अपन क्या करेंगे, अपन इस हेजिंग के अंदर फॉरेक्स के अंदर हमेशा बाय करेंगे, क्योंकि अपन को हेज करना है। जो ऑप्शन सेलर है ना, इस फॉरेक्स चैप्टर में अपन कभी भी फॉरेक्स क्या कहते हैं सेलर नहीं बनेंगे। अगर सेलर बन गए तो अपने जो ऊपर है ऑब्लिगेशन बहुत ज्यादा हाई आ जाएगी, तो अपनी रिस्क बढ़ जाएगी। अपन को रिस्क बढ़ानी नहीं है, रिस्क को मैनेज करनी है। ठीक है सर। अब 2 तरीके के ऑप्शन होते हैं, पहला होता है कॉल ऑप्शन, दूसरा होता है पुट ऑप्शन। सर कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, थोड़ा डिटेल में समझाओ हमको। कॉल ऑप्शन होता है राइट टू बाय करेंसी एट द एक्सरसाइज प्राइस, यानी कि राइट टू बाय। एक इंपोर्टर क्या करेगा इस केस में एक इंपोर्टर क्या करेगा, वो राइट टू बाय कर लेगा, राइट बाय कर लेगा कि मैं आऊंगा और 80 रुपीज में लेके चला जाऊंगा। उसके पास राइट है, उसके पास क्या राइट है, 80 रुपए में $1 ले जाने का। अगर रेट 78 हो जाती है, अगर रेट 78 हो जाती है तो बोलेगा कि यार एक काम करता हूँ, मैं राइट एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूँ, लैप्स कर रहा हूँ, मैं तो 78 लाख रुपीज में मार्केट में खरीद लूंगा। ये बोलेगा अच्छा ठीक है, एक्सचेंज बोलेगा अच्छा ठीक है तुम मार्केट से खरीद लो। पुट ऑप्शन में क्या होता है, राइट टू सेल, यानी कि मैं 80 रुपए के अंदर आके बेच के जाऊंगा, यानी कि $1 को 80 रुपए में मैं बेच के जाऊंगा। तो बोलेगा ठीक है। अगर रेट 78 हो जाती मार्केट में तो भी वो एक्सचेंज पे 80 रुपए में बेच के जाता है $1 को, कौन, हमारा एक्सपोर्टर। अगर 82 हो जाती तो भी वो एक्सचेंज पे बेच के जाता है कि भाई 82 के अंदर मैं बेच के जा रहा हूँ देखो, या फिर वो जो डिफरेंस है वो लेके चला जाता है। अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ऑप्शन के अंदर वो 82 में बेच के जाता है कि भाई मैं तेको ना 82 में बेच के जा रहा हूँ, तेको लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने तेको प्रीमियम पेड करा है, क्योंकि हमने तेको प्रीमियम पेड करा है, तूने हमको राइट सेल करा है। तो हाई वो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है। ठीक है सर। अब अपन बात करते हैं कि सर अपन पता कैसे करेंगे कॉल ऑप्शन लेना है अपन को या पुट ऑप्शन लेना है। तो अपन इस बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, अपन को कॉल ऑप्शन लेना है पुट ऑप्शन लेना है, कैसे डिस्कस करेंगे। एक नंबर क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 36। अपन को पता करना है कि अपन को कॉल ऑप्शन लेना है पुट ऑप्शन लेना है, वो कैसे पता करेंगे। देखिए, फर्स्ट आइडेंटिफाई फ्रॉम गिवन करेंसी विच करेंसी वी आर गोइंग टू बाय एंड विच करेंसी वी आर गोइंग टू सेल। अब इस लाइन को ध्यान से पढ़ना। लॉट साइज करेंसी, यानी कि लॉट साइज करेंसी मतलब जो लॉट साइज दी हुई होगी, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में अपन ने देखा था वो, और बाइंग करेंसी, जो करेंसी अपन को बाय करनी है, बाइंग करेंसी, अगर दोनों सेम है तो अपन कॉल ऑप्शन लेंगे, यानी कि राइट टू बाय।
अगर लॉट साइज करेंसी जो है, लॉट साइज करेंसी और सेलिंग करेंसी, जो करेंसी अपन सेल कर रहे हैं वो दोनों सेम है, तो अपन पुट ऑप्शन बाय कर लेंगे। जैसे कि सर, जैसे कि एक इंपोर्टर है, एक इंपोर्टर है, उसको ना $1,00,000 चाहिए। $1,00,000 क्यों चाहिए उसको? उसको कुछ तो पेमेंट करना है यूएसए के अंदर, तो उसको $1,00,000 चाहिए। और अपन को कॉन्ट्रैक्ट साइज दिया हुआ है $10,000 का, जो लोड साइज है ना वो अपन को $10,000 का दिया हुआ है। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताइए, अपन को $1,00,000 बाय करना है या सेल करना है? अपन को $1,00,000 बाय करना है, तो रुपीज अपन को क्या करना है, रुपीज अपन को सेल करना है। तो मेरे को एक चीज बताइए, जो लोड साइज करेंसी है, लोड साइज करेंसी वो क्या है, डॉलर। और डॉलर अपन क्या कर रहे हैं, डॉलर अपन बाय कर रहे हैं, तो अपन बाय कर रहे हैं डॉलर, और लोड साइज करेंसी भी डॉलर है। जब भी अपन को बाय करना हो तो अपन क्या करेंगे, राइट टू बाय, तो अपन कॉल ऑप्शन, राइट टू बाय यानी कि कॉल ऑप्शन। सर यही अगर अपन को यहाँ पे रुपीज दिया हुआ होता, यहाँ पे अपन को लोड साइज में रुपीज दिया हुआ होता, वही अपन इंपोर्टर है, अपन को पेमेंट करना है $1,00,000 का, तो डॉलर अपन को बाय करना है, तो रुपीज अपन को सेल करना है, तो अपन को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अपन को यहाँ पे रुपीज दिया हुआ है लोड साइज में, और रुपीज क्या कर रहे हैं, अपन सेल कर रहे हैं, तो अपन क्या कर देंगे, राइट टू सेल, राइट टू सेल, क्योंकि अपन को करेंसी टू करेंसी मैच करनी है ना, तो राइट टू सेल यानी कि पुट ऑप्शन। सर इसके पीछे का जो लॉजिक है ना, वो अपन रिवीजन में डिस्कस नहीं कर सकते, वरना रिवीजन लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आपकी मेन क्लास जितना बड़ा हो जाएगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने छोटी सी ट्रिक निकाली है, आप प्लीज़ इसको ध्यान से देख लेना, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, अब अपन बात करते हैं कि जो करेंसी ऑप्शन है ना, करेंसी फ्यूचर से अलग कैसे है। तो सबसे पहले जो करेंसी फ्यूचर है ना, कंपलसरी अपन को सेटल करना ही पड़ता है। इसके अंदर अपने पास ऑप्शन होता है कि अपन सेटल करें या नहीं करें, ये चीज़ अपन डिस्कस कर चुके हैं, ये चीज़ अपन डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे अपन को कोई प्रीमियम पेड नहीं करना पड़ता है करेंसी फ्यूचर में, पर इनिशियल मार्जिन पेड करना पड़ता है, उस पर इंटरेस्ट लगता है। यहाँ पे अपन को प्रीमियम पेड करना पड़ता है जो कि नॉन रिफंडेबल होता है, और इनिशियल मार्जिन की कोई नीड नहीं होती है, अपन डिस्कस कर चुके हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज सेटल बाय प्राइस डिफरेंसेस, प्राइस डिफरेंस में होता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन सेटल एक्चुअल डिलीवरी में होगा, ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपको फायदा हो रहा हो तो आप एक्सरसाइज कर लो, वरना लेप्स कर लो। सर ये जो चीज़ है ना, या तो आपको फायदा हो रहा है तो एक्सरसाइज कर लो या लेप्स कर लो, ये अपन ना स्टेप नंबर 3 के अंदर डिस्कस करेंगे कि कब अपन को फायदा हो रहा है, कब अपन को लॉस हो रहा है, मतलब फायदा नहीं हो रहा है। लॉस का कोई क्वेश्चन नहीं होता है, कब अपन को फायदा हो रहा है, कब अपन को फायदा नहीं हो रहा है। तो ये अपन स्टेप नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। तो अपन को वहाँ पे डिसीजन लेना है कि अपन को एक्सरसाइज करना है, लैप्स करना है। ठीक है, हमारी स्टेप 1 हो गई थी कि अपन को आइडेंटिफाई करना है कि अपन को कॉल ऑप्शन चाहिए, पुट ऑप्शन चाहिए। आई होप सर ये बहुत ही लॉजिकल है, आप केवल इसको याद करके चले जाओ, इसको समझ जाओ कि जो लॉट साइज करेंसी और जो बाइंग करेंसी अगर दोनों सेम है तो कॉल ऑप्शन, जो लॉट साइज करेंसी और सेलिंग करेंसी अगर दोनों सेम है तो पुट ऑप्शन। ठीक है सर, एग्जाम्पल के साथ भी समझा दिया मैंने आपको। अब अपन निकालेंगे लॉट साइज, कि अपन को लॉट साइज दी हुई होगी, तो अपन जितने भी रिस्क अमाउंट या क्या कहते हैं हमारे एक्सपोजर अमाउंट है, उसको लॉट साइज से अपन डिवाइड कर देंगे, तो हमारी टोटल क्या कहते हैं लॉट साइज आ जाएगी। अब एक और चीज़, जो भी जितने भी रिस्क अमाउंट है और लॉट साइज है ना, दोनों सेम करेंसी में होना चाहिए। अगर सेम करेंसी में नहीं है तो उसको कन्वर्ट कर दो। इफ एक्सपोजर अमाउंट करेंसी एंड द लॉट साइज करेंसी इज डिफरेंट, अगर दोनों डिफरेंट है देन कन्वर्ट। अपन को कन्वर्ट क्या करना है, अपन को ये चीज कन्वर्ट करनी है। मैंने आपको फ्यूचर में गलती से नीचे लॉट साइज कन्वर्ट करके बता दी थी, पर आपको ना ये वाली करेंसी कन्वर्ट करनी किसमें, स्ट्राइक प्राइस में, एक्सरसाइज प्राइस में ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है सर, आप इसको थोड़ा सही कर लेना टाइपिंग एरो। तो अपन ना इस करेंसी को एक्सचेंज कर देंगे किसमें, एक्सरसाइज प्राइस के अंदर, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की। क्यों सर, क्योंकि इन फ्यूचर ना अपन इसी प्राइस के ऊपर ना एग्जीक्यूशन करने वाले हैं ना, इसलिए अपन इसको कर देंगे। और लॉट साइज जो जिस भी करेंसी में अपन को गिवन होगी अपन उससे डिवाइड कर देंगे। सर अगर अपना आंसर 17.17 आया तो क्या करेंगे, अपन ना 17 कॉन्ट्रैक्ट ले लेंगे। सर अगर अपना आंसर 17.98 आया तो सर फिर भी अपन ना 17 कॉन्ट्रैक्ट लेंगे। अपन जो डेसिमल की बाद वाली चीज़ है ना इसको इग्नोर कर देंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। तो सर अपन ना 100% हेज तो कर ही नहीं पाएंगे, तो क्या करेंगे सर, सपोज करो अपन को 17,170 रुपये का हेज करना था, और एक कॉन्ट्रैक्ट है हमारा $1,000 का, और अपन को $17,170 हेज करने थे। तो अपन को कितने लोड साइज है, अपन को लोड साइज कितनी करनी पड़ेगी, अपन को 17.17 अपन को लोड साइज बुक करनी पड़ेगी। तो अपन क्या करेंगे, 17 ही कर रहे हैं, यानी कि 17,000 ही बुक हो रहे हैं अपने। तो जो $170 बच गए हमारे, $170 हम उसको कैसे हेज करेंगे। तो ICICI क्या करता है, ये $170 जो बच गए अपने एग्जाम्पल में वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में चला जाता है। तो जब भी आपको ऐसे डेसिमल में आंसर आए ना, जो भी अमाउंट बच जाए, तो आप क्या करना, उसका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीमेंट ले लेना, और बाय सेल आप फॉरवर्ड रेट के ऊपर कर लेना। ये क्वेश्चन से अपन और डिटेल में समझ लेंगे। ठीक है सर, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अपन स्टेप नंबर 3 पे, स्टेप नंबर 3 पे आते हैं। इस स्टेप नंबर 3 में अपन क्या डिसीजन लेंगे, कब डिसीजन लेंगे, ड्यू डेट को, कि अपन को ना कॉल ऑप्शन एग्जीक्यूट करना है
मतलब जो भी अपन ने कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन जो भी ऑप्शन लिया हुआ है उसको एग्जीक्यूट एक्सरसाइज करना है या लैप्स करना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कॉल ऑप्शन की, कि कॉल ऑप्शन को अपन को एक्सरसाइज करना ही नहीं करना है। लेट्स सपोज अपन एक इंपोर्टर है और अपन ने क्या राइट बाय करा हुआ है, अपन ने राइट बाय करा हुआ है कि $1 अपन 80 रुपये में बाय कर लेंगे। अपन ने क्या बाय करा हुआ, राइट बाय करा हुआ है कि हम $1 80 रुपये में बाय कर लेंगे। पर अगर स्पॉट में रेट 82 हो गई, अपने पास ऑप्शन है ना कि अपन एग्जीक्यूट करें या नहीं करें, क्योंकि अपन प्रीमियम देके बैठे हुए। मेरे को एक चीज बताओ, अगर स्पॉट के अंदर रेट 82 हो गई यानी कि ज्यादा हो गई, तो आप 80 में खरीदना पसंद करोगे या 82 में खरीदना पसंद करोगे फॉर द पेमेंट पर्पज? आप 80 में खरीदना पसंद करोगे। तो अगर स्पॉट रेट जो कि एक्चुअल मार्केट रेट है, अगर वो ज्यादा है हमारी एक्सरसाइज प्राइस से, अगर ये ज्यादा हमारी एक्सरसाइज प्राइस से, तो हम एक्सरसाइज कर लेंगे। ये देखिए स्पॉट रेट अगर ज्यादा है एक्सरसाइज प्राइस से तो अपन एक्सरसाइज कर लेंगे। वही सर अगर ये 78 हो जाती तो आप क्या करते हैं? आप इससे तो एग्जीक्यूट नहीं करते, 80 रुपये में क्या एग्जीक्यूट करते हैं? आप कहते हैं कि देख मैंने तेरे को प्रीमियम दिया हुआ है ना, तो एक काम कर, मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता हूँ क्योंकि मेरे पास राइट है ऑप्शन को एग्जीक्यूट करने का। तो वो क्या करेगा, मार्केट से जाके 78 में ले लेगा। तो जब स्ट्राइक प्राइस कम हो जाती है एक्सरसाइज प्राइस से, जब स्ट्राइक प्राइस कम हो जाती है एक्सरसाइज प्राइस से, तो वो लैप्स कर देगा। सेम केस अगर एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर ने क्या राइट करा बाय करा हुआ होगा 80 रुपये में सेल करने का, कि मैं आऊंगा पर डॉलर तेको 80 रुपये में सेल करके चला जाऊंगा, यानी कि अपने साथ $1,00,000 लेके आऊंगा, वो तेको दूंगा और अपने साथ 80 लाख रुपए लेके चला जाऊंगा, यानी कि डॉलर को सेल करने का राइट उसने आप लोगों से बाय करा हुआ होगा। तो अगर मार्केट में 82 हो जाती है, मेरे को एक चीज बताओ, अगर मार्केट में 82 हो गई तो स्पॉट रेट ज्यादा होगी, तो अगर वो मार्केट में सेल करता है डॉलर को तो उसको 82 लाख रुपीस मिलेंगे, अगर वो आपको सेल करता है तो 80 लाख रुपए मिलेंगे। तो फायदा का ज्यादा हो रहा है, फायदा अगर मार्केट में स्पॉट रेट ज्यादा है। ये देखिए मार्केट में ना स्पॉट रेट एक्सरसाइज प्राइस से ज्यादा है, तो वहां पे वो सेल कर देगा, तो वो लैप्स कर देगा आपका। ये देखिए स्पॉट रेट अगर ज्यादा है और एक्सरसाइज प्राइस कम है तो वो लैप्स कर देगा कौन, पुट ऑप्शन बायर। अगर मार्केट के अंदर 78 लाख रुपीस ही रेट चल रहे, अगर मार्केट में 78 लाख, तो मार्केट में थोड़ी ना जाएगा कि भाई $1,00,000 और 78 लाख रुपीस दे दो, फिर वो लैप्स नहीं करेगा, फिर वो आपके पास एक्सरसाइज कराने आएगा। ये देखिए अगर एक्सरसाइज प्राइस ज्यादा है, किससे? एक्सरसाइज प्राइस ज्यादा है स्पॉट रेट से, ये स्पॉट रेट से अगर ज्यादा है तो फिर वो एक्सरसाइज करा देगा। मतलब जो ऑप्शन बायर होते हैं ना वो बड़े शाणे होते हैं कि उनका प्रॉफिट हो रहा होता है तो एक्सरसाइज करा देते हैं, अगर नहीं हो रहा होता है तो वो क्या कहते हैं, लैप्स करा देते हैं। वैसे ये आपको क्वेश्चन में देख के समझ में आ ही जाएगा, ये मैंने शॉर्टकट दिया है। पर सर शाणे केवल ऑप्शन बायर होते हैं क्या? नहीं सर, ऑप्शन सेलर भी होते हैं, क्योंकि वो आपसे प्रीमियम खाते हैं। ठीक है सर, तो हमारा ये एग्जीक्यूशन वाला पार्ट भी हो गया। अब अपन को निकालना है कि कितना पेमेंट अपन को इनफ्लो है, कितना आउटफ्लो है। इन केस ऑफ आउटफ्लो, इन केस ऑफ इनफ्लो, यानी कि इनफ्लो तो हमारे क्या कहते हैं एक्सपोर्टर के केस में होगा, आउटफ्लो हमारे इंपोर्टर के केस में होगा। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, पेमेंट रिसीव अमाउंट कवर्ड थ्रू द कवर कॉन्ट्रैक्ट एट द रेट एक्सरसाइज प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि अगर अपन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो अपन ना जितना आउटफ्लो जा रहा है अपन उतना आउटफ्लो पे कर देंगे, अगर हमने इनफ्लो आ रहा है तो उतना इनफ्लो ले लेंगे। अब दूसरी चीज, अपन ने प्रीमियम भी पेड करा होगा तो अपन प्रीमियम लेस करेंगे दोनों में से। सर होता क्या कि वैसे तो बेसिकली हर क्वेश्चन के अंदर ना इंटरेस्ट जो अपन ने स्टार्टिंग में प्रीमियम पेड कर दिया था, अपन ने प्रीमियम का पे करा था, अपन जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे थे ना उसी दिन पे कर दिया था। कॉन्ट्रैक्ट तो अपन ने फ्यूचर डेट का खरीदा होगा, तो अपन ने जो आज के दिन पेमेंट करना ना उसका प्रीमियम पे इंटरेस्ट भी लगा होगा, क्योंकि अपन उधार लेके आए होंगे, तो इंटरेस्ट का अमाउंट भी इन दोनों में से लेस होता है। पर आईसीआई क्या करता है, जो टाइप 1 क्वेश्चन होते हैं ना उसमें तो इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट देता है वो, पर टाइप 2 के क्वेश्चन में वो इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट नहीं देता है। तो अभी जब अपन क्वेश्चन करेंगे ना मैं आपको बता दूंगा किस टाइप के क्वेश्चन में वो इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट दे रहा है, बाकी दूसरे क्वेश्चंस में ना वो प्रीमियम पे जो इंटरेस्ट पे कर रहा है उसका एडजस्टमेंट नहीं दे रहा है। अब लास्ट में अपन क्या एड लेस करते हैं, अपन लेस करते हैं जो भी अपनी अनकवर्ड अमाउंट हो गई, यानी कि जिसमें अपन ने फॉरवर्ड रेट के अंदर एग्रीमेंट करा था। अगर अपना आउटफ्लो है तो अपन को ये पेमेंट करना रहेगा, तो अपन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे। जैसे वो अपना $170 रह गया था हमारे एग्जाम्पल में, तो अपन क्या करेंगे, $170 को जो फॉरवर्ड रेट होगी ना उससे कन्वर्ट करा के अपन लेस कर देंगे, या फिर अपन को रिसीवेबल होंगे तो अपन ऐड कर देंगे। तो जो फाइनल आउटफ्लो होगा या फिर इनफ्लो होगा वो हमारे आ जाएगा। तो इस ये फॉर्मेट आप अच्छे से याद कर लीजिए। अगर ये आपने नोट्स की सारी स्टेप क्या कहते हैं स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लिए, सारी चीजें आपने कर ली ना, तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है सर, अब अपन क्वेश्चन नंबर 39 और 40 यानी कि जो दोनों टाइप के क्वेश्चन है ना वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 सर, बेसिकली ना हमारे करेंसी ऑप्शन में दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जो टाइप 1 क्वेश्चन है ना वो हम करने जा रहे हैं, और टाइप 2 क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 40 है ना वो टाइप 2 क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन नंबर 33 और 36 दोनों क्वेश्चन नंबर 40 जैसे ही है, उनमें कुछ चीजें अलग है, अपन उस चीजों
उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है सर। सर अपन पता कैसे करेंगे कि टाइप 1 क्वेश्चन कौन सा, टाइप 2 क्वेश्चन कौन सा है? जो सर टाइप 1 क्वेश्चन होगा ना, वहाँ पे आपको ना अलग अलग स्पॉट रेट फ्यूचर में क्या क्या हो सकती है और उनकी प्रोबेबिलिटी गिवन होगी, तो ये आपका टाइप 1 क्वेश्चन होगा, ये वाला। और अगर डायरेक्ट आपको रेट गिवन है ना, तो वो आपका टाइप 2 क्वेश्चन होगा। तो अपन टाइप 1 क्वेश्चन करते हैं। सर अपन ना इसके अंदर मेजरली 4 चीजें पूछी हुई, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, मनी मार्केट, हेजिंग, करेंसी ऑप्शन, नो हेजिंग। आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आता है, आपको मनी मार्केट कॉन्ट्रैक्ट आता है। अपन बेसिकली इन दोनों पे बात करने वाले सर। पर मेरे को ना मनी मार्केट पे आपसे एक बात करनी है। क्या बात करनी है? बेसिकली जो आपको ये इंटरेस्ट रेट दी हुई है ना, आईसीआई हर क्वेश्चन के अंदर जब भी ऐसे रेट देता है, 180 डेज डिपॉजिट रेट यूके यूएस के 4.5% 5%, 180 डेज बोरोइंग रेट 5% 5.5%, तो ऐसे ही इसको एनुअलाइज मानता है, पूरे फॉरेक्स चैप्टर में एनुअलाइज मानता है। पर इस क्वेश्चन में आईसीआई ने क्या करा है, इसको एनुअलाइज नहीं माना है, आईसीआई ने इसको 180 डेज का ही माना है। ठीक है, तो आपको ये याद करके जाना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर। सर मतलब अपन को ये क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा। तो अपन अगर मान लो एग्जाम में इसके अलावा मतलब सेम पैटर्न में कोई दूसरा क्वेश्चन आ गया, मतलब अमाउंट चेंज हो गया, तो कैसे पता करेंगे? सो ये ना आप देख लेना कि क्या प्रोबेबिलिटी गिवन है, और उसी के अंदर आपको मनी मार्केट है और ऑप्शन है पूछा गया, तो उस केस में अगर इस फॉर्मेट में अगर आपको दिया हुआ है, तो फिर आपको ना ये जो इंटरेस्ट रेट गिवन है ना, वो पूरे साल भर की नहीं माननी है, जितने टाइम पीरियड की आप पे आगे गिवन होगी आपको उतने की माननी है। ठीक है सर। आई होप जो मेरे को मनी मार्केट हेजिंग में आपसे बात करनी थी वो मैंने कर ली। अब अपन बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक के बारे में, करेंसी ऑप्शन के बारे में। ठीक है सर। सर एक चीज और बता देता हूँ मैं इस क्वेश्चन के साथ, जब भी अगर आईसीआई लॉट साइज नहीं देता है, जब भी मान लो अपन देख रहे थे ना हमारे कॉन्सेप्ट में कि अपन को ना टोटल रिस्क अमाउंट और एक्सपोजर अमाउंट निकालनी, तो लॉट साइज से डिवाइड करना पड़ेगा। जब भी आईसीआई लॉट साइज नहीं देता है, तो अपन ना 1 यूनिट को लॉट साइज मान लेंगे। ठीक है, पर ये 1 यूनिट कौन सी करेंसी की? सर प्रीमियम जिस करेंसी पे दिया हुआ होगा ना, उसकी अपोजिट वाली करेंसी, यानी कि प्रीमियम अगर डॉलर पे दिया हुआ है, तो उसके अपोजिट में क्या होगा, रुपया, पाउंड, कुछ भी हो सकता है, तो वो वाली करेंसी का अपन इसको लॉट साइज मान लेंगे। तो अपन इस क्वेश्चन से वो चीज भी समझ लेंगे। ठीक है सर। अब अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक यूएस फर्म है, उसको नीड है कितने की, 3 लाख पाउंड की। 3 लाख पाउंड की नीड है, उसको 180 डेज के बाद देना है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आप कर लेना, मनी मार्केट हेजिंग में जो मैंने आपको बताना था एक पॉइंट, वो मैं बता चुका हूँ, वो भी आप कर लेना और वो इजीली हो भी जाएगा। ठीक है सर। अपन बात कर रहे थे कि $3 लाख उसको 180 दिन बाद देने, तो उसके पास एक ऑप्शन है करेंसी ऑप्शन का। तो अपन को क्या गिवन है, अपन को गिवन है कि कॉल ऑप्शन। अपन को ना एक्चुअली उन्होंने आगे की बोल दिया कि आपको ना कॉल ऑप्शन खरीदने की जरूरत है। अगर नहीं बोलते तो अपन भी पता लगा सकते थे। कैसे लगाते अपन वो देखते हैं। अपन को दी हुई एक्सरसाइज प्राइस $1.97, यानी कि अपन को स्ट्राइक प्राइस दी हुई, स्ट्राइक प्राइस क्या दी हुई, $1.97। पर किसकी स्ट्राइक प्राइस गिवन होगी? अपन को पाउंड की स्ट्राइक प्राइस गिवन होगी, और पाउंड कितना, 1 पाउंड। यानी कि यहाँ पे जो भी प्राइस गिवन होगी ना, वो वन यूनिट ऑफ अदर करेंसी, 1 यूनिट ऑफ अदर करेंसी के लिए गिवन होगी। तो ये जो $1.97 है ना, 1 पाउंड खरीदने की स्ट्राइक प्राइस अपन को गिवन है कि तुम आना और 1.97 में हमसे राइट टू बाय लेके चले जाओगे, तुम्हारे पास राइट है इतने पे बाय करने का। अगर रेट बढ़ भी गई तो भी हम तुमको ना 1.97 में बेच देंगे। सर अगर अपन लॉट साइज अपन को अगर निकालनी होती, अगर अपन को गिवन नहीं, लॉट साइज कैसे निकालेंगे? ये देखिए, आपको प्रीमियम किस में गिवन है, आपको प्रीमियम डॉलर में गिवन है, तो उसकी पेयर वाली करेंसी कौन सी हो गई? पेयर वाली करेंसी होगी आपकी पाउंड। आपकी पाउंड पेयर वाली करेंसी हो गई। तो ये जो 1 यूनिट जो अपन कह रहे थे ना, 1 यूनिट को अपन मान लेंगे, 1 यूनिट को अपन लोड साइज मान लेंगे, तो 1 यूनिट ऑफ पाउंड को अपन लोड साइज मान लेंगे। ठीक है सर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब अपन को वैसे तो इन्होंने कॉल ऑप्शन दे दिया, पर फॉर द पर्पज ऑफ रिवीजन, कि अगर आपको कॉल और पुट ऑप्शन दोनों ही ऐसे ही दे देता था, तो उस केस में कॉल ऑप्शन लेना है, पुट ऑप्शन लेना है, आप कैसे चूज करते हैं? तो आपको लोड साइज दी हुई, आपको क्या खरीदना है? आपको खरीदना है, क्या कहते हैं, पाउंड। आपको पाउंड बाय करना है। ठीक है सर। और आपको डॉलर सेल करना है। और आपको लोड साइज किस में दी हुई है? 1 लोड साइज दी हुई है आपको, $1 पाउंड इक्वल्स टू $0.04, यानी कि आपको ना पाउंड में गिवन है, आपको लोड साइज पाउंड में गिवन है, और आपको पाउंड क्या करना है, आपको पाउंड बाय करना है, यानी कि राइट टू बाय, तो कॉल ऑप्शन। ठीक है सर। ये चीज ना मतलब एग्जाम में अगर कॉल और पुट दोनों ऐसे ही दे देता है तो वहां पे काम में आएगी। ऑल्दो अपन को यहाँ पे कॉल ऑप्शन डायरेक्ट ऐसे ही नहीं दिया हुआ है कि आपको कॉल ऑप्शन खरीदना है, तो अपन कॉल ऑप्शन खरीद लेंगे। और कितने में खरीदेंगे अपन कॉल ऑप्शन? $0.04 में। अब अगला अपने आता है कि 180 दिन के बाद रेट हमारी 1.91 भी हो सकती है, रेट हमारी 1.95 भी हो सकती है, रेट हमारी 2.04 भी हो सकती है। ठीक है सर। और अपन ने स्ट्राइक प्राइस कितने पे खरीदी हुई? $1.97 पे। तो जो हमारा ये जो
स्टेप नंबर 3 थी। स्टेप नंबर 3 क्या थी? अपन को पता करना था कि अपन एक्सरसाइज करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को या लैप्स करेंगे। तो हम ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना हमारे हमारे अब काम में आएगा। हमारे इसके अंदर भी हम देखेंगे कि एक्सरसाइज करनी है लैप्स करना है। हम इस वाली प्राइस में भी देखेंगे कि एक्सरसाइज करनी है लैप्स करना है, इस वाली प्राइस में भी देखेंगे कि एक्सरसाइज है लैप्स करना है। सर ऐसा नहीं हो सकता क्या कि अपन को ये जो तीनों रेट दी हुई है, तीनों रेट को अपन प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर ले और अपन स्पॉट रेट निकाले, देन अपन कंपेयर कर ले? नहीं सर, हमेशा इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, आपको प्रोबेबिलिटी का यूज कब लेना है? आपको 1.91 से भी पूरा आंसर निकालना है कि 1.91 अगर रेट रहती है तो फाइनल आंसर क्या होगा, 1.95 रेट रहती है तो फाइनल आंसर क्या होगा, 2.05 रेट रहती है तो फाइनल आंसर क्या होगा। वो जो फाइनल आपका आउटफ्लो आएगा उसको आपको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आप पहले ये मत कर देना सबको मल्टीप्लाई करके प्रोबेबिलिटी से जो आंसर आएगा फिर उसको कंपेयर करके, नहीं। तो इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। पहली रेट अपन को गिवन है 1.91। अपन को पहली रेट गिवन है 1.91। ठीक है सर, और अपन को यहाँ पे गिवन है, अपन ने कितनी स्ट्राइक प्राइस पे करा हुआ है 1.97 में। अपन को 1 पाउंड खरीदना है और अभी मार्केट में अपन को $1.91 में मिल सकता है। और अपन ने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कितने में करा हुआ है कि मैं आऊंगा और तुमसे 1.97 के अंदर $1 लेके चला जाऊंगा। ठीक है, अब मेरे को ये बताइए कि आप लैप्स करोगे एक्सरसाइज करोगे इस वाले केस में। आप ऑफकोर्स उसको बोल दो कि देख भाई मैंने प्रीमियम दिया हुआ है तो मेरे पास राइट है, मैं उस राइट को एग्जीक्यूट ही नहीं करना चाहता, मैं ना मार्केट से खरीद लूंगा डॉलर 1.91 देके €1। तो भाई तू ना €13 तेरे पास रख, मेरे को नहीं खरीदना 1.97 में। ठीक है सर, तो इस केस में अपन क्या करेंगे, इस केस में अपन डायरेक्ट 1.91 अपन एग्जीक्यूशन वाली प्राइस ले लेंगे, अपन ये वाली प्राइस नहीं लेंगे। अब सेकंड था हमारा 1.95। अब मेरे को वापस बताइए, आप 1.97 में उस पर्टिकुलर पर्सन से डॉलर देके €1 खरीदना पसंद करोगे, कम डॉलर देके 1.95 मार्केट में डॉलर देके आप वो €1 या फिर एक पाउंड हाँ 1 पाउंड खरीदना पसंद करोगे, तो आप ऑफकोर्स मार्केट से खरीदना पसंद करोगे। तो इस केस में भी हमारी रेट आ जाएगी 1.95। देन हमारी आती है 2.05। अगर रेट 2.05 हो जाती है, अब मेरे को बताइए कि अगर आप मार्केट में खरीदने जाते हो तो आपको मार्केट में 1 पाउंड कितने का मिलेगा, $2.05 का। और अपन ने कॉन्ट्रैक्ट कितने में करा हुआ है 1.97 में, तो अपन यहाँ पे राइट एग्जीक्यूट कर लेंगे 1.97। ठीक है सर, तो हमारी यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा, यहाँ पे 2.05 की जगह 1.97 आएगा। अब इसके अंदर अपन ना प्रीमियम भी पेड करा होगा हर केस के अंदर। अगर 1.91 भी रेट रहती तो भी अपन ने $0.04 पे करा हुआ है, अगर डॉलर 1.95 रेट रहती तो भी अपन ने $1 पे करा हुआ है। अपने यहाँ से प्रीमियम का अमाउंट तो गया ही है ना, तो अपन प्रीमियम भी इसके अंदर ऐड कर देंगे 0.04 0.04 0.04। तो हमारी फाइनल अमाउंट हो जाएगी, अगर 1 पाउंड अपन को 1.91 में खरीदना रहा तो हमारे नेट $1.95 का पड़ेगा। दूसरा हमारा 1.95 वाला हमको $1.99 का पड़ेगा और 1.97 वाला हमको $2.01 का पड़ेगा। अब हर केस के अंदर अपन को कितने पाउंड चाहिए, अपन को 3 लाख पाउंड चाहिए। और 1 पाउंड कितने का पड़ रहा है, इतने का। तो 3 लाख को 1.95 से इंटू कर लेंगे, 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 1.95 हमारी आ जाएगा 5,85,000। सर इसके अंदर ना दोनों पेमेंट आ गया, इसके अंदर प्रीमियम का पेमेंट भी आ गया, इसके अंदर हमारे जो बाय कर रहे हैं अपन, या तो अपन जिससे कॉन्ट्रैक्ट करा होगा उससे बाय कर रहे होंगे, मार्केट से बाय कर रहे होंगे। यहाँ पे तो अपन जिससे कॉन्ट्रैक्ट करा उससे बाय कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों चीज अपन मार्केट से बाय कर रहे हैं। तो इसके अंदर दोनों ही रेट आ गए, दोनों ही आउटफ्लो आ गए। ठीक है सर, अब अपन मल्टीप्लाई करते हैं 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 1.99 5,97,000। अब अपन मल्टीप्लाई करते हैं 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 2.01 6,03,000। अब इसको ना अपन प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो प्रोबेबिलिटी गिवन है अपन को, क्या गिवन है 0.25 0.60 और 0.15। ठीक है सर, आप इनको मल्टीप्लाई कर लेना तो आपकी ये आंसर आएगा 1,46,250 3,58,200 और हमारा 90,450। तो टोटल जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा, हमारे कितने डॉलर जा रहे हैं, हमारे डॉलर जा रहे हैं 594,900। हमारे आंसर जा रहे हैं 594,900। ठीक है सर,
सर एक और चीज, अपन ने प्रीमियम कब पे करा होगा, अपन ने प्रीमियम स्टार्टिंग पे पे करा होगा, तो उसको अपन 6 महीने का 180 दिन का इफेक्ट तो देंगे ना। जी सर बिल्कुल देंगे। तो अपन ने कितना प्रीमियम पे करा होगा, अपन ने कितना प्रीमियम पे करा होगा, ये देखिए लोड साइज अपन ने निकाली थी, हमने लोड साइज कितनी आई, सॉरी अपन ने लोड साइज निकाली थी, लोड साइज कितनी आई थी 1 यूनिट, 1 यूनिट ऑफ पाउंड, 1 यूनिट ऑफ पाउंड आई थी, टोटल 3 लाख पाउंड। अपन ने 3 लाख पाउंड 1 यूनिट, तो 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट करे होंगे अपन ने, टोटल 3 लाख। और हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपन ने कितना प्राइस पे करा है डॉलर में, डॉलर 0.04, यानी कि कितना पे करा है अपन ने 12,000 डॉलर का अपन ने प्रीमियम पे करा था। पर सिर्फ 0.04 का अपन ऑलरेडी हर केस के अंदर, इस केस में भी, इस केस में भी, इस केस में भी ऑलरेडी एडजस्टमेंट दे चुके, तो 12,000 अपन ऐड नहीं करेंगे, अपन ऐड करेंगे इसका इंटरेस्ट। अपन ने स्टार्टिंग में पे करा होगा ना, तो 12,000 पे अपन इंटरेस्ट कौन सा लगेंगे, अपन को दिया हुआ है, अपन काके अपन यूएस के, तो यूएस की बोरोइंग रेट वाला 5.5% का 5.5%, बोरोइंग रेट ज्यादा होती है, तो अपन 660 इसमें ऐड कर देंगे, 660 ऐड कर देंगे, तो हमारी टोटल अमाउंट आ जाएगी 594,900। ठीक है सर, ये हमारे आंसर आ गया 595,560। अपन आंसर मैच कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। जी सर, ये हमारा आंसर मैच हो रहा है 595,560, 595,560। ठीक है सर। अब अगर अपन नो हेजिंग करते हैं तो वही सर, हमारा पहला क्या कहते हैं आउटफ्लो 1.91 में होने की प्रोबेबिलिटी थी, 3 लाख डॉलर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, फर्स्ट केस में अपना इतना आउटफ्लो हो सकता है, सेकंड केस में इतना, थर्ड केस में इतना, और उनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, टोटल हमारे नो एजिंग के अंदर इतना पेमेंट देना पड़ सकता है। ठीक है सर, फिर आप इन सारी जो भी आउटफ्लो हो रहे हैं उनको कंपेयर कर लेना, जो भी आपके लिए ज्यादा फेवरेबल है आप उसके अंदर कॉन्टेक्ट कर लेना। ठीक है सर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। बेसिकली जो समझने वाला क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नंबर 40 है। सर एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, जो टाइप 1 के क्वेश्चंस होते हैं ना आईसीआई प्रीमियम के अंदर जो उसने स्टार्टिंग में पे करा प्रीमियम, और 6 महीने बाद उसका एडजस्टमेंट है, तो वो 6 महीने का या फिर 3 महीने का जो भी टाइम पीरियड है ना, उसका इंटरेस्ट का इफेक्ट देता है। पर करेंसी ऑप्शन के अंदर ये चीज आपको याद करनी कॉन्सेप्चुअली आईसीआई यहाँ पे गलत है, पर अपन क्या कर सकते हैं माई बाप, तो इसके अंदर आईसीआई क्या करता है, इंटरेस्ट का इफेक्ट ही नहीं देता है, इसके अंदर आईसीआई इंटरेस्ट का इफेक्ट ही नहीं देता है। तो जब आपका फाइनल आंसर आए ना आउटफ्लो का, चलो इस क्वेश्चन के साथ समझा दूंगा, तो आपको ना 2 अल्टरनेट लिख के आने, और कैसे लिखने इस क्वेश्चन के साथ में वो आपको समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 वही अपन को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बोला हुआ है, मनी मार्केट के बारे में बोला है, करेंसी ऑप्शन के बारे में बोला हुआ है, और इसके अंदर ना इंटरेस्ट रेट जो गिवन है ना, ये एनुअलाइज गिवन है, तो अपन ना मनी मार्केट आपको आता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना आपको आता है, अपन बात करते हैं करेंसी ऑप्शन की, अपन बात करते हैं करेंसी ऑप्शन की। ठीक है सर, अपन ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सबसे पहले अपन को ना यूएसडी, अपन को सबसे पहले पता करना है कि अपन को, ये देखिए अपन को ना दोनों दी हुई है, अपन को कॉल ऑप्शन भी दिया हुआ है, अपन को पुट ऑप्शन भी दिया हुआ है। सबसे पहले पता करना है कि अपन को कॉल ऑप्शन बाय करना है, पुट ऑप्शन बाय करना है, तो अपन को क्या पे करना है, अपन को यूएसडी पे करनी है, तो अपन को यूएसडी बाय करनी पड़ेगी। अगर अपन यूएसडी बाय कर रहे हैं तो अपन जीबीपी यानी कि पाउंड अपन क्या कर रहे हैं, अपन पाउंड सेल कर रहे हैं, और अपन को लॉट साइज किस में गिवन है, अपन को जीबीपी में गिवन है, ये देखिए जीबीपी में गिवन है। अगर अपन सेल कर रहे हैं तो अपन किसका राइट परचेज करेंगे, सेल का राइट परचेज करेंगे, यानी कि राइट टू सेल, राइट टू सेल यानी कि पुट ऑप्शन, अपन पुट ऑप्शन ले लेंगे, ये रहा पुट ऑप्शन। ठीक है सर, और पुट ऑप्शन का अपन इंटरप्रिटेशन कैसे निकालेंगे कि भाई मैं ना एक जीबीपी ना तुझसे ना डॉलर 1.70 देके खरीदूंगा। मैं तैसे ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं कि मार्केट के अंदर अगर रेट 1.70 से बढ़कर कुछ भी हो जाती है, लेट्स सपोज 1.75 या फिर 1.80 कुछ भी हो जाती है, मैं तैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं कि मैं तैसे एक ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जीबीपी डॉलर 1.70 में ही खरीदूंगा, और मैं तेको प्रीमियम पेड कर रहा हूं, ऑप्शन ले रहा हूं कि अगर रेट कम होके 1.70 से कम होके अगर 1.68 रह जाती तो फिर मैं मार्केट से खरीद लूंगा, मेरा डॉलर का आउटफ्लो कम होगा। ठीक है सर, इसका इंटरप्रिटेशन हमारी ये हो जाएगा स्ट्राइक प्राइस का इंटरप्रिटेशन। और हर एक पाउंड परचेज करने के लिए अपन को ना जो ऑप्शन ले रहे अपन, तो पर यूएसडी कितना पे कर रहे अपन, यूएसडी अपन पे कर रहे 0.096। ठीक है सर, ये हमारा आ गया। तो अपने पहला जो स्टेप होता है, पहला स्टेप क्या होता है हमारे नोट्स में देखिए, पहला स्टेप होता है हमारे
कि अपन को कॉल ऑप्शन लेना है, पुट ऑप्शन लेना है, अपन ने निकाल लिया तो अपन को पुट ऑप्शन लेना है, ठीक है, अपन को पुट ऑप्शन लेना है। दूसरा स्टेप हमारे कॉन्सेप्ट में क्या था कि अपन को ना टोटल लोड साइज निकालनी है, टोटल अपन को लोड साइज निकालनी है, ठीक है सर। अपन लोड साइज निकालेंगे, लोड साइज निकालेंगे तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जब अपन डिवाइड करेंगे टोटल एक्सपोजर अमाउंट को और क्या कहते हैं लोड साइज, जितनी भी लोड साइज गिवन है तो दोनों की करेंसी सेम होनी चाहिए। मेरे को एक चीज बताइए, अपन को पेमेंट कितना करना है? पेमेंट अपन को करना है USD 364,894, अपन को इतना पेमेंट करना है। पर अपन को लोड साइज कितनी गिवन है? अपन को लोड साइज गिवन है GBP 12,500, ठीक है सर। सर दोनों सेम करेंसी में है क्या? नहीं, दोनों सेम करेंसी में नहीं, दोनों अलग अलग करेंसी में। तो अपन डिवाइड नहीं दे सकते क्योंकि अपन GBP से कितने डॉलर के अंदर अपन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं अपन कैसे पता करेंगे? तो इन दोनों में से एक करेंसी को, इन दोनों में से एक करेंसी को अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेट्स सपोज अपन GBP को डॉलर में कन्वर्ट कर देते हैं कि अपन कितने डॉलर हेज कर पा रहे, अपन कितने, अगर अपन एक लोड खरीद लेते हैं, अगर अपन GBP का एक लोड खरीद लेते हैं, अगर GBP का अपन एक लोड खरीद लेते तो वो 12,500 के अंदर आ जाएगा हमारे। और अपन को कितना डॉलर पे करना पड़ेगा? अपन को डॉलर 1.70, ये रही ना स्ट्राइक प्राइस अपनी 1.70, वो अपन को पे करना पड़ेगा। तो एक लोड साइज में अपन कितने डॉलर हेज कर पा रहे? 12,500 मल्टीप्लाई बाई 1.70, टोटल अपन 21,250 डॉलर हेज कर पा रहे। और अपने टोटल डॉलर इतने, तो अपन डिवाइड कर देंगे इसको USD सेम करेंसी में आएगा 21,250, हमारा आंसर आ जाएगा 364,894 डिवाइड बाई 21,250, हमारा आंसर आ जाएगा 17.17। सर वही रूल, अपन जो डेसिमल की बाद वाली चीज है उसको इग्नोर कर देंगे और जो भी हमारी जो इग्नोर्ड अमाउंट होगी वो अपन फॉरवर्ड कॉन्टेक्ट कर लेंगे। तो हमारी स्टेप नंबर 3 भी पूरी हो गई, हमारे लोड साइज निकल गई टोटल 17, ठीक है सर। अपन इसको आंसर के साथ भी मैच करते हुए चलते हैं। ये देखिए, अपन को इतना USD पे करना था, एक लोड साइज इतने की गिवन है अपन को, और अपन ने लोड साइज को कन्वर्ट कर दिया, कितने USD अपन पर लोड साइज हेज कर पा रहे, इतने हमारे कॉन्ट्रैक्ट साइज है 17.17। तो अपन 17 को तो इग्नोर कर देंगे, तो टोटल 17 कॉन्ट्रैक्ट ले रहे। तो अपन कितने डॉलर हेज कर पा रहे हैं ऑप्शन करेंसी में? ऑप्शन करेंसी में तो अपन 21,250 डॉलर एक लोड के अंदर कर पा रहे, तो मल्टीप्लाई बाई 17, तो टोटल कितने लोड कर पा रहे अपन? 21,250 मल्टीप्लाई बाई 17, 3,61,250। अब ना अपन को टोटल इतना करना था और अपन इतने डॉलर ही कर पा रहे हेज। तो अपन जो बचे हुए डॉलर है 364,897 माइनस 361,250, बचे हुए डॉलर कितने? डॉलर 3647 को अपन कहाँ पे हेज करेंगे? अपन फॉरवर्ड रेट के अंदर हेज कर देंगे। फॉरवर्ड रेट अपन को गिवन है 6 महीने की, ये वाली। अब मेरे को एक चीज बताइए कि अपन कौन सी रेट यूज में लेंगे, ये वाली बिड रेट या आस्क रेट? तो मेरे को एक चीज बताइए, आपको डॉलर क्या करना है? आपको डॉलर बाय करना है। आपको रेट किस में गिवन है? आपकी बेस करेंसी क्या? आपकी बेस करेंसी ये ना पर पाउंड दी हुई GBP, पर पाउंड दी हुई, यानी कि 1 GBP इक्वल्स टू, तो ये 1 GBP क्या है? ये आपकी बेस करेंसी। तो आप बेस करेंसी को बाय करोगे, सेल करोगे। तो अगर आप USD को बाय कर रहे हो तो बेस करेंसी को सेल करोगे तो बिड रेट यानी कम वाली, आप कम में सेल करोगे, बैंकर क्या कहते हैं कम में बाय करेगा, तो 1.5455। तो जो हमारा ये आया है अमाउंट 3645 को 3647 को अपन डिवाइड कर देंगे 1.5455 डिवाइड बाय 1.5455, ये हमारा आंसर आया 2356.75। 2356.75 अगर इसको राउंड फिगर में कर दे तो 2357 पाउंड। कैलकुलेशन मिस्टेक में से आप इसको इसका डिवाइड करोगे ना तो आपके आंसर आएगा 2359.75, राउंड फिगर में कर दोगे तो 2360 पाउंड। अपन को ना इतने पाउंड देने पड़ेंगे ना, इतने कितने 3647 डॉलर खरीदने के लिए अपन को इतने पाउंड देने पड़ेंगे, यानी कि पाउंड का आउटफ्लो हो जाएगा। ये देखिए, ये पाउंड का हमारा आउटफ्लो हो गया 2360 हमारे पाउंड का आउटफ्लो हो गया, ठीक है सर। अब दूसरा अपना ना, अपन ने 17 कॉन्ट्रैक्ट करे और अपन ने किस रेट पे करे? अपन ने 1.70 की रेट पे करे। और अपन ने क्या पढ़ा था नोट्स के अंदर? अपन ने नोट्स में पढ़ा था कि अपन ऑप्शन ना फाइनल सेटलमेंट ना एक्चुअल डिलीवरी से करते तो अपन को ना USD 364,897 खरीदने के लिए अपन को टोटल कितने पाउंड देने पड़ेंगे?
तो अपन एक तो ये अमाउंट चली गई अपनी जो हमने यहाँ हेज थी, दूसरी जो हेज्ड अमाउंट थी उसको अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे 12,500, यानी कि अपन को ना 12,500 जीबीपी देने मल्टीप्लाई बाई 17 कॉन्टैक्ट 12,500 मल्टीप्लाई बाई 17, तो टोटल अपन को 2,12,500 पाउंड चले जाएंगे। 17 कॉन्टैक्ट में अपने कितने पाउंड जाएंगे, एक पाउंड अपन ना कितने का पड़ रहा है 12,500 का, और टोटल 17 कॉन्टैक्ट करें तो अपन इतने पाउंड चले जाएंगे। तो हमारा 2 आउटफ्लो हो गया, एक आउटफ्लो तो हो गया, टोटल कितने पाउंड जा रहे हैं हमारे करेंसी ऑप्शन के अंदर, दूसरा हो गया हमारे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कितने जा रहे हैं। सर इसको ना दूसरे तरीके से भी निकाल के बताऊं, मैं दूसरे तरीके से भी निकाल के बताता हूं। मान लो अपन ने कितना हेज करा, अपन ने हेज करा $361,250, ठीक है, और अपन को $1 स्ट्राइक प्राइस में कितने का पड़ रहा है, $1 अपन को स्ट्राइक प्राइस में 1.7 का पड़ रहा है, 1.7 का, तो अपन इसको 1.7 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो 361,250 डिवाइड बाई 1.7, हमने ऐसे भी आ जाएगा 2,12,500, ये हमारे ऐसे भी आ जाएगा। या तो आप डायरेक्ट लोड साइज को मल्टीप्लाई करके निकालो या ऐसे निकालो, आई थिंक दिस इज द बेस्ट तरीका, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्या पता कुछ उल्टा सीधा दे दे, तो अपन इस तरीके से बेटर वे में निकाल पाएंगे। ठीक है सर, हमारे 2 आउटफ्लो हो गया। एक हमारा आउटफ्लो प्रीमियम का भी हुआ होगा, अपन ने प्रीमियम भी पे करा होगा, तो अपन ने कितना प्रीमियम पे करा होगा, अपन ने पर जीबीपी कितना यूएसडी पे करा होगा, अपन ने 0.096 यूएसडी पे करा होगा। तो टोटल अपन को 12,500 का एक जीबीपी था, एक लोड था, 12,500 जीबीपी का एक लोड था, 12,500 मल्टीप्लाई बाई 0.096, यानी कि एक लोड के अंदर अपन को $1,200 का पेमेंट करना पड़ा था। और अपन को टोटल कितने लोड साइज थे, 17 लोड साइज थे, तो 1200 मल्टीप्लाई बाई 17, अपन को $20,400 का पेमेंट करना पड़ा होगा। ये देखिए, ये यूएसडी, आप यूएसडी में पे कर रहे हो, तो 20,400 का अगर आपने पे करा था, कब पे करा था, आपने स्टार्टिंग में पे करा था, तो आप मेरे को बताइए आप यूके के या यूएस के, आप यूके के, तो आप डॉलर में पे करोगे या पाउंड में पे करोगे, ऑफकोर्स आप पाउंड में पे करोगे। तो अगर आपको पाउंड में पे करना है या फिर अगर आपको डॉलर में पे करना है, तो आप डॉलर को बाय करोगे ना $20,400 को, तो आप पाउंड को सेल करोगे, तो आप ना ये वाली वापस रेट यूज में लोगे, क्योंकि आपने डॉलर को बाय करा होगा, पाउंड को सेल करा होगा, तभी आपके पास $20,400 आए होंगे प्रीमियम का पेमेंट करने के लिए, वरना आप प्रीमियम का पेमेंट पाउंड में थोड़ी ना कर पाओगे, प्रीमियम का पेमेंट तो आपको डॉलर में ही करना था। तो अपन ना ये वाली रेट यूज में ले लेंगे स्पोर्ट की, तो अपन इसको डिवाइड कर देंगे, किससे, डिवाइड बाई 1.5617, तो हमारा आंसर आएगा 13,063 पाउंड। ये हमारा आउटफ्लो हो गया स्टार्टिंग में, तो ये हमारा आउटफ्लो हो गया स्टार्टिंग में, तो तीनों आउटफ्लो आ गए। सर बेसिकली आप ये तीनों ऐड करके ये आंसर निकाल देना। आईसीआई ने इसके अंदर इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट नहीं दिया है। जो टाइप 2 के क्वेश्चन होते हैं ना करेंसी ऑप्शन के, उसके अंदर आईसीआई इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट नहीं देता है। तो आप एक तो ये आंसर निकाल के आना, दूसरा आप फॉर द सेफर साइड नीचे अल्टरनेटिव लिख के आंसर तो एक बार का ही गया है, आपको एक एडिशनल स्टेप क्या करनी है, आपको एक एडिशनल स्टेप ये करनी की 13,063 के अंदर आप जो इंटरेस्ट रेट गिवन है आपको, अगर इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं होती तो बात अलग हो जाती है। अभी आपको इंटरेस्ट रेट गिवन है और आपको ना यूएस की कितनी गिवन है, 6% एनुअली, और आपको कितने टाइम के लिए चाहिए, 6 मंथ के लिए चाहिए, 6 मंथ के लिए, तो 6% मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड बाई 12 यानी कि 3%। तो आप ना 3% इसका ब्याज निकाल देना, सॉरी आप ना यूके वाला लोगे 7% वाला, आप यूएसडी के नहीं हो यूके के हो, तो 3.5%, आप यूके के हो ना, तो 3.5%, तो इसके अंदर आप 3.5% का एडजस्टमेंट देना, 1306 मल्टीप्लाई 3.5%, यानी कि 457 जीबीपी आ जाएगा। अल्टरनेट आंसर में इसके अंदर वो ऐड कर देना कि हमारे इतना आउटफ्लो हो रहा है, और दोनों को ना कंपेयर कर देना कि अगर अपन इंटरेस्ट का इफेक्ट लेते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, अगर अपन इंटरेस्ट का इफेक्ट नहीं लेते तो हमारा आंसर क्या होगा। तीनों के अंदर अपन को कौन से बेस्ट करेंसी, मतलब करेंसी ऑप्शन में जाना है या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जाना है, मनी मार्केट हेज में जाना है, फिर अपन उसके बेसिस पे क्या कहते हैं डिसीजन बना सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अपन क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 36 में कुछ भी नहीं है, केवल एक ही चीज मेरे को आपको बतानी है, बस एक ही चीज आपको बतानी है। सर ये जो क्वेश्चन नंबर 36 है ना, बेसिकली एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, तो आपको सबसे पहले घबराना नहीं। आपको ना इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है, एक तो हो रहा है आपका इंटरेस्ट पेमेंट कैनेडियन डॉलर 10,10,000 का, आप यूएस के रहने वाले हो और आपको कैनेडियन डॉलर 10,10,000 का पेमेंट करना है। एक आपको 7,05,000 का पेमेंट करना है, और आपको एक तो करना है 31 जुलाई को, एक करना है 30 सितंबर को, यानी कि आपको एक तो 1 महीने बाद पेमेंट करना है। आप ना 30 जून में हो, यानी कि जून से जुलाई में जाओगे 1 महीना,
फिर अगस्त, फिर सितंबर, यानी 3 महीना। तो आपको ना ये 2 क्वेश्चन करने, एक क्वेश्चन करना है आपको 1 महीने के हिसाब से, दूसरा क्वेश्चन करना है आपको 3 महीने के हिसाब से। तो आपको ये रेट्स गिवन है, आपको यहाँ पे भी बता रखा है कि अगर आप ना 1 मंथ वाला जो है आप 94 की रेट पे जा रहे हो, तो 1 मंथ के लिए आप कौन सी रेट यूज में लोगे, ये वाली रेट यूज में लोगे, जुलाई वाली। और दूसरा कह रहा है कि आप 3 मंथ के लिए 95 रेट में, तो आप 3 मंथ के लिए ये वाली रेट यूज में लोगे। ठीक है सर, तो ये आप कंफ्यूज मत होना। 1 मंथ के लिए तो ये वाली रेट, क्योंकि अपन को गिवन है कि स्ट्राइक प्राइस 94, और अपन को अगस्त के लिए स्ट्राइक प्राइस कितनी गिवन है, अपन को अगस्त के सितंबर के लिए 95, तो 95 वो सितंबर वाली रेट। अब सर कॉल ऑप्शन नहीं क्यों, वो आपको निकालना आता है कि कॉल ऑप्शन नहीं क्यों, अपन को क्या कहते हैं किस में गिवन है, अपन को लोड साइज, ये देखिए अपन को लोड कॉन्ट्रैक्ट साइज या लोड साइज अपन को कैनेडियन डॉलर में गिवन है, और अपन को क्या है कैनेडियन डॉलर क्या करना है, कैनेडियन डॉलर अपन को बाय करना है, तो राइट टू बाय, तो अपन यहाँ पे ना कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई इस क्वेश्चन में जो समझने लायक है, बाकी सेम क्वेश्चन है, सेम आउटफ्लो सब कुछ सेम होगा आपको। दूसरी चीज आपको इसके अंदर भी इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट ही रहना है, पर आप 2 अल्टरनेट से करके आ सकते हो अगर एग्जाम में आता है तो। तीसरी चीज मैं ये बताया था, बच्चों को कंफ्यूजन होती है, यहाँ पे लिखा हुआ सेंट्स पर कैनेडियन डॉलर, क्या लिखा हुआ सेंट्स पर कैनेडियन डॉलर, यानी कि अपन को ना पर कैनेडियन डॉलर सेंट्स दी हुई। ये क्या गिवन है अपन को, ये अपन को गिवन है डॉलर यूएसडी, और ये पर यूएसडी, यानी कि पर, ये हमने जो कैनेडियन डॉलर है ना, ये पर में, यानी कि 1 कैनेडियन डॉलर अपन 0.094 यूएसडी में भी खरीद सकते हैं, जो कि अपन जुलाई में खरीदेंगे, और अपन 1 कैनेडियन डॉलर 0.95 में भी खरीद सकते हैं, जो अपन सितंबर में खरीदेंगे। तो ये अपन को ना 1 कैनेडियन डॉलर की यूएस डॉलर की रेट गिवन है। और सर एक और चीज बता देता हूँ, $1 इक्वल्स टू 100 सेंट्स, CENTS, $1 इक्वल्स टू 100 सेंट्स। तो ये ना अपन को ऑलरेडी सेंट्स में गिवन है, ये जो करेंसी ना ये ऑलरेडी सेंट्स में गिवन है। आप मेरे को एक चीज बताइए, प्रीमियम कभी भी मेन अमाउंट से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं, ये 0.93 है खरीदने के लिए, पर अपन प्रीमियम $1.56 थोड़ी ना देंगे, तो ये हमारी सेंट्स है, तो इसको ना अपन 100 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी डॉलर वाली अमाउंट आ जाएगी। जैसे अपन ना अगर अपन को प्रीमियम निकालना है, कब का प्रीमियम निकालना है अपन को, जुलाई का, जुलाई के लिए कौन सी रेट रिलेवेंट है, 0.94, तो 0.94 के सामने हमारी ये वाली रेट रिलेवेंट है 1.02 डिवाइड बाई 100, तो हमारा आंसर आएगा 1.02 डिवाइड बाई 100, $0.0120, यानी कि अगर अपन को राइट परचेज करना है 1 कैनेडियन डॉलर को कितने में, $0.94 खरीदने में, तो अपन को इतना प्रीमियम देना पड़ेगा। कितना प्रीमियम देना पड़ेगा अपन को, $0.012। ठीक है सर, सेम अपन इसके अंदर कर देंगे, 1.64 को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.0164। ठीक है सर, बस ये चीज आपको समझाने लायक थी, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, 2 अलग अलग तरीके से करना है। जो क्वेश्चन नंबर 40 है ना, सेम वैसा क्वेश्चन है, सेम। अब अपन क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में बात कर लेते हैं, उसमें भी बस एक ही चीज बतानी है आपको मेरे को, बाकी सेम क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 33 जो है ना, इसमें भी अपन को लोड साइज गिवन नहीं है, तो अपन कैसे पता करेंगे लोड साइज किस में गिवन है अपन को। ये देखिए जापानीज येन की कंपेयर में सामने वाली करेंसी कौन सी, सामने वाली करेंसी हमारी रुपीज है, आई थिंक 5 लाख। कौन सी करेंसी हमारी, इंडियन फर्म, यानी कि हमारी रुपीज है। ठीक है सर, और जापानीज येन अपन को पे करना है, तो जापानीज येन अपन को क्या करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा, बाय। तो अपन को रुपीज क्या करना है, रुपीज अपन को सेल करना है। ठीक है सर, अपन को यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस क्या गिवन है, ₹1 इक्वल्स टू जापानीज येन 2.125। अब सर ये कैसे निकाला आपने, क्या कहते हैं ₹1 में अपन को गिवन है, सर अपन 1 यूनिट मान लेंगे। ठीक है सर, 1 यूनिट मान लेंगे। अपन को प्रीमियम किस में गिवन है, अपन को प्रीमियम ना जापानीज येन में गिवन है, अपन को प्रीमियम जापानीज येन में गिवन है। तो हमारा लोड साइज किसमें होगा, हमारा लोड साइज होगा उसके साथ वाली करेंसी में। साथ वाली करेंसी कौन सी, रुपीज, तो हमारा लोड साइज हो गया ₹1, हमारी लोड साइज हो गई ₹1। तो टोटल कितने लोड परचेज करेंगे अपन, 5 लाख डिवाइड बाई स्ट्राइक प्राइस क्या है 2.125। टोटल अपन कितने लोड्स परचेज करेंगे, 5 लाख डिवाइड बाई 2.125, अपन लोड परचेज करेंगे 235 294। क्वेश्चन नंबर 33, ये देखिए 235 294। ठीक है, अपन कितना प्रीमियम पेड कर देंगे, प्रीमियम भी आप निकाल ही लोगे, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। चलो मैं फटाफट इसको करवा ही देता हूँ, आप चाहे तो स्किप कर सकते हो, मैं करवा देता हूँ इसको। अपन ने इतना लोड साइज करा है, अपन ने इतना प्रीमियम दिया है, और अपन ने कितने पे दिया है,
अपन ने आज पेमेंट करा है, अपन ने आज पेमेंट करा है तो स्पॉट की रेट वही अपन को क्या कहते हैं रुपीज सेल करना पड़ेगा, क्योंकि 1 रुपीज में गिवन है क्योंकि अपन को जापानीज येन बाय करना है तो रुपीज सेल करना है तो कम में सेल करेंगे, तो ये वाली रेट यूज में ले लेंगे। ये वाले अपन ने रेट यूज में ले ली, अपन को प्रीमियम इतना गया तो टोटल आउटफ्लो इतना हुआ। अब एक और चीज है कि ऐसे ने यहाँ पे भी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं करा है, इंटरेस्ट का इफेक्ट नहीं दिया है, तो आपको इंटरेस्ट का इफेक्ट देने के लिए अल्टरनेट के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है सर, थैंक यू। हमारा पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया। अब केवल हमारा क्या बचा है, अब हमारा बचा है फैट एंड फॉरवर्ड वाला, और हमारा बचा है क्या कहते हैं जो छोटे मोटे 1-2 टॉपिक है मिसलेनियस टॉपिक, वो तो हमारे नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम जल्दी से जल्दी वो कंप्लीट कर देंगे विद क्वेश्चन।